हेलो एवरीवन, मैं सर्वेश अग्रवाल। आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसका हम पूरा का पूरा फुल बुक रिवीजन करेंगे, जिसमें हम आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ के जाना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए, और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो पास कम से कम हो जाए। तो ऐसे टॉपिक्स को कवर अप करने के लिए हम आपका फुल बुक रिविजन बना रहे हैं। तो आप उसको अच्छे से देखिए, फिर एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। बाकी ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है, आप बुक खरीद लेंगे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ने में इजी होगा। तो ये बुक आप हमारी वेबसाइट से जाके खरीद सकते हैं, या फिर यहाँ पे ई बुक है, ई बुक भी आप खरीद सकते हैं बुक का, कि आपको ऐसे हार्ड कॉपी में ज्यादा नहीं है, थोड़ा सस्ता भी है। तो पहला चैप्टर आपका है हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है। अब हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या है, हॉस्पिटल की फार्मेसी के बारे में हमें नॉलेज लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल के बारे में जान लेते हैं। हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल एक तरीके का कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, जो कि ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि क्या करता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है, इन स्पेसिफिक वे। और एक वहां पे क्या होता है, आपके क्वालिफाइड या प्रोफेशनल्स के सुपरविजन में काम होता है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने हॉस्पिटल को बोला है कि हॉस्पिटल्स आर द रिजर्वियर ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज एंड नॉलेज, ठीक है। मतलब कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण संस्थान है, और क्या है, ज्ञान के भंडार है, क्योंकि वहां से अवेयरनेस भी होती है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ बताया कि फीवर हुआ, फीवर क्यों हुआ है, तो उसके रीजन से आपको कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस बिल्ड होती है। तो उसके उसकी वजह से हॉस्पिटल्स क्या हुआ, नॉलेज का भी, मतलब ज्ञान का भी भंडार है, ठीक है। अब हॉस्पिटल का काम क्या होता है? हॉस्पिटल का काम क्या होता है आपका, कि क्वालिटी, मतलब कोई भी मेडिकेशन अगर करा रहे हैं या कोई भी दवा वगैरह करा रहे हैं आप, तो उसमें क्वालिटी रहे, ठीक है। जैसे आप जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर या नॉन हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो अभी इलाज हो जाता है, तो वैसा नहीं होता है, उससे हॉस्पिटल्स का अच्छा रहता है। डिजीज ऑकरेंस को पहचानते हैं, कि मतलब अगर कोई डिजीज है तो उसको भी पहचानने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इवेल्युएशन या रेगुलेशन या मेंटेनेंस वगैरह भी काफी ज्यादा वो पूरी सोसाइटी का रखते हैं, कि मतलब सारी चीज सही रहे, कोई दिक्कत ना आए, ऐसी चीज है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा फिर है। फिर आपका इकोनॉमिकल मैनेजमेंट है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट रखते हैं कि जैसे कुछ अगर हो रहा है, कहीं पे कोई डिजीज बहुत ज्यादा फैल रही है, तो उसको गवर्नमेंट को रिपोर्ट बना के देना, ये सारी चीजें भी हॉस्पिटल्स करती हैं। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी होते हैं जो एजुकेशन भी फैलाते हैं, मतलब प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आपका मेडिकल कॉलेज वगैरह हो गया, एम्स वगैरह हो गया, ये सब क्या करते हैं, आपका एजुकेशन भी देते हैं, ठीक है। फिर अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत सारी चीजों पे डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। पहला जो डिवाइड है वो किस पे हुआ है, लेंथ पे, ठीक है, कितने पेशेंट्स उसमें कितने दिन स्टे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल एंड लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल, ये दो तरीके होते हैं। शॉर्ट में क्या होता है, उसमें आप 30 दिन से कम रह सकते हैं, और लॉन्ग में क्या होता है, 30 दिन से ज्यादा भी आप उसमें एडमिट रह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्लिनिकल बेसिस पे अगर हम आए तो अलग अलग चीजों पे डिवाइड हो सकता है। जैसे साइकेट्रिक डिजीज है तो साइकेट्रिक हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक डिजीज है तो ऑर्थोपेडिक, मतलब डिजीज से रिलेटेड है, वो एकदम स्पेसिफाई होता है। उसके बाद ओनरशिप पे आते हैं। तो ओनरशिप पे क्या होता है, सम पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, वॉलंटरी हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स होते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड आए तो मतलब टीचिंग और रिसर्च के साथ हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, जो कितना ज्यादा साइज, बेस्ड ऑन साइज याद रखिएगा कि लार्ज हॉस्पिटल्स होते हैं, इसमें मीडियम होता है, स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। लार्ज में क्या होता है, आपके हजार बेड से ज्यादा होते हैं, ठीक है। मीडियम में क्या होता है, 100 बेड से 100 बेड, 500 से 1000 बेड के लगभग होता है। स्मॉल में क्या होता है, आपका 500 और 100 के बीच में बेड का नंबर होगा। और वेरी स्मॉल में क्या होगा, 100 से कम कम बेड वाले हॉस्पिटल्स को क्या बोलेंगे, वेरी स्मॉल बोलेंगे। फिर मैनेजमेंट के आधार पे कुछ गवर्नमेंट ऑफ जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ लोकल बॉडीज चलाती हैं, कुछ प्राइवेट वगैरह कराते हैं, वॉलंटियर एजेंसीज, ऐसे बहुत सारे काम कराते हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन सिस्टम पे आते हैं। मेडिसिन सिस्टम पे जैसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो गया, होम्योपैथिक हॉस्पिटल हो गया, यूनानी हॉस्पिटल हो गया, ऐसे कई सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल में कुछ स्टाफ होते हैं, जैसे आपका पहले एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, फिर उसके बाद मेडिकल स्टाफ होता है, एसोसिएट मेडिकल सर्विसेज होती हैं, और सपोर्टिव पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जिसमें आपका नर्स वगैरह, नर्स हो गए, वार्ड बॉय वगैरह, ये सब हो गए, ठीक है वो। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में मतलब जो लोग चला रहे हैं, चेयरमैन वगैरह हो गए, और मैनेजमेंट की टीम हो गई, बाकी सारी टीम हो गई। मेडिकल स्टाफ मतलब आपका एक क्या हो गया, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, ये सारे हो गए। अब हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी आपको पता ही है कि ये एक तरीके का हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि एक कंप्राइज होता है आपके किससे, आर्ट, प्रैक्टिस और प्रोफेशन से, कि किस प्रोफेशन में क्या करना है, कैसे चीजें करनी है। इसमें क्या होता है, ये फंक्शन करता है, रिसीव करते हैं लोग, स्टोर करते हैं, डिस्पेंस करते हैं ड्रग को, और मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं किसको, पेशेंट्स को, ठीक है। मेनली इनका यही काम होता है। अब ये देखेंगे आप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी।
इसमें क्या है, पहले आपका हेड ऑफ फार्मेसी होता है जिसकी क्वालिफिकेशन एम फार्म होती है, फिर डिस्पेंसिंग केमिस्ट होता है जो कि डी फार्म पे भी चल सकता है, फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है जो कि बी फार्म क्वालिफिकेशन होती है, फिर क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट होता है जो कि एम फार्म होता है, मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट होता है वो उसका बी फार्म या डी फार्म की डिग्री होती है, फिर मेडिकल स्टोर केमिस्ट होता है जिसका जिसका डिग्री होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए एम फार्म होना चाहिए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईबी फ्लूइड्स जो बनाता है वो किसका होना चाहिए, बी फार्म एम फार्म होना चाहिए, या अदर कोई मैन्युफैक्चरिंग या कंपाउंडिंग सर्विस करनी है उसके लिए बी फार्मा इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाकी लोकेशन वगैरह के बारे में भी दिया हुआ है जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, तो हम उसको अभी कवर अप नहीं करेंगे, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा अपने आप से। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बारे में दिया हुआ है कि फार्मासिस्ट क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। फिर हम आते हैं टॉपिक पे आपके गुड फार्मेसी प्रैक्टिस पे, ठीक है, जीपीपी जिसमें बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी की जो एक स्टैंडर्ड बनाती है किस चीज के लिए, आपके फार्मेसी सर्विसेज के लिए, जो कि आपके इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP द्वारा बनाया जाता है, जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था, और WHO उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे ऑफिसर्स को, और क्या करता है, उस चीज का सुपरविजन करता है कि सही से वो प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। तो क्या है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है, इसमें क्या इसका एम क्या है, इसका एम है कि फार्मेसी प्रैक्टिस को जो ड्रग ऑफर की जा रही है, जो हेल्थ केयर चीजें दी जा रही हैं, सर्विसेज दी जा रही हैं, वो हमेशा इफेक्टिव मेथड को यूज करते हुए दिया जाए, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका एसेट पार्टिसिपेशन और इनिशिएशन, कि मतलब क्या हो आपका पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज का प्रिवेंट करे, और पब्लिक हेल्थ की जो आपकी बेसिक नीड है या फिर उस चीज की जरूरत है उस चीज को भी पूरी की पूरी कंट्रोल करे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, मतलब ये चीज जीपीपी का ये भी एक रूल है कि मतलब ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा कोई भी चीज अगर किसी को मेडिकेशन प्रोवाइड की जा रही है, कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई ड्रग प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसकी इफेक्ट और उसकी थेरापेटिक एक्टिविटी ज्यादा ही हो, ठीक है, कि मतलब आप जल्दी से जल्दी ठीक हो ताकि वो डिजीज और ज्यादा बढ़ने ना पाए, ठीक है। उसके बाद जीपीपी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, अब जीपीपी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, इसमें क्या होता है कि ये फार्मासिस्ट को क्या करना होता है, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना होता है पेशेंट वेलफेयर को, ठीक है, मतलब पेशेंट हमेशा ठीक हो इस चीज को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखना होता है। दूसरा क्या होता है आपका फार्मेसी प्रैक्टिस का जो बेस होना चाहिए वो आपका एकदम मतलब जो क्या बोलते हैं एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, एज कि जो गाइडलाइंस के हिसाब से उस चीज के बीच में होना चाहिए, कि मतलब गाइडलाइंस के हिसाब से वो चीज वो डिजीज या फिर कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म की जा रही है वो उसके अकॉर्डिंग की जाए, ठीक है। दूसरा फिर तीसरा क्या है, उसमें क्या होता है इसका फार्मासिस्ट का रोल क्या करता है, फार्मासिस्ट का ये भी रोल होता है कि वो रेशनल एंड कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, ताकि एक क्या होता है एक प्रॉपर ड्रग यूज बना रहे, और क्या हो कि मतलब इंसान का बहुत ज्यादा पैसा भी उस चीज में ना खर्च हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि क्या होता है एम करना चाहिए पेशेंट सेंटर्ड को, ठीक है, मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल को इन्वॉल्व किया उस चीज को, मतलब उनको ड्रग दवा दिया उनको, ठीक है, अब उस दवा को एकदम पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि आप इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि मतलब उससे कितना इनकम आ रहा है क्या आ रहा है, आपका पेशेंट सेंटर होना चाहिए कि पेशेंट को कितना ज्यादा उस चीज से फायदा हो रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया, बाकी एलिमेंट्स कुछ कुछ होते हैं, ठीक है, जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ 4 एलिमेंट्स होते हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें दवा देना, दवा को बढ़ावा देना, मतलब अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, यही सारी चीजें होती हैं कि मतलब प्रिस्क्रिप्शन का यूज करें, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ फार्मासिस्ट होता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा पूरे चैप्टर में कहीं भी रोल ऑफ फार्मासिस्ट आती है तो 2-3 चीजें हमेशा कॉमन है, ठीक है। पहला अवेयरनेस फैलाना, दूसरा पेशेंट का ध्यान रखना, तीसरा ड्रग पेशेंट कंप्लायंस यानी ड्रग दवा सही से दी जा रही है कि नहीं उसका ध्यान रखना, ठीक है। ये 3-4 चीजें हमेशा ये चीज कॉमन रहेगा, ठीक है। तो फार्मासिस्ट क्या होता है, एक तरीके का प्रोफेशनल फैक्टर होता है जो कि क्या करता है आपका फार्मासिस्ट का फार्मेसी प्रैक्टिस का बेस तय करता है, ठीक है, कि मतलब वो नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें। उसके बाद क्या करता है फार्मासिस्ट की डिसीजंस मतलब क्या बोलते हैं, वो एडवाइस भी करता है कि मतलब दवा जब ले रहे हैं तब उस चीज को दवा कैसे खानी है क्या नहीं खाना, ये पूरा उसका रोल होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं मतलब एंगेजमेंट भी करते हैं कि जैसे हेल्थ केयर जितने भी प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में फार्मासिस्ट, क्योंकि डायरेक्टली वो पेशेंट से जुड़ा होता है, वो उसके साथ बात करता है, ये सारी चीजें करता है, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा होता है, तो उस चीज से एक एंगेजमेंट मेंटेन कराना कि हाँ उनको पूरी की पूरी सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करना चाहिए, मतलब किसी चीज को कोई असेसमेंट है, कोई इनहेंसमेंट क्वालिटी इनहेंसमेंट है,
या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई और चीज प्रैक्टिस हो रही है तो उसमें भी फार्मासिस्ट को पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाना चाहिए, ठीक है। और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए किस चीज को लेके, मतलब कोई भी प्रैक्टिस हो रही है, मतलब आप उनके फार्मेसी प्रैक्टिस के करियर में कुछ चीजें हो रही है, कोई कैंपेन चलाया जा रहा है, सारी चीजें हो रही है, उसमें भी हॉस्पिटल फार्मेसी के स्टैंडर्ड क्या होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना जान लीजिए आप हॉस्पिटल फार्मेसी के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो किस पे, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के द्वारा उस चीज को डिसाइड किया जाता है। जिनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेसल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ये स्टेटमेंट जब पहली बार 2009 में हुआ था बाय हॉस्पिटल फार्मेसी सेक्शन, जो FIP का हॉस्पिटल सेक्शन है, उसने ये चीज को मतलब पहली बार इम्प्लीमेंट कराया था, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले ये मोस्टली आपका प्रोक्योरमेंट क्या करता है कि मतलब किसी सामान को खरीदना, ठीक है, उसका, उसके बाद मतलब आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उस चीज का कितना इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, और उसके बाद प्रिपरेशन एंड डिलीवरी, मतलब किसी दवा को कैसे बनाया जा रहा है और उसका वितरण कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उस चीज पे ध्यान रखता है। दवा कैसे खाई जा रही है वो उस पर ध्यान देता है। मेडिसिन का यूज कैसे हो रहा है उस पर ध्यान देता है। और कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब ट्रेनिंग, जो लोग आ रहे हैं जॉब करने उनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है या उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्स का भी ध्यान रखना कि कितने लोग होने चाहिए, ठीक है। यही चीजें आगे अच्छे से दी हुई हैं, तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा सब टॉपिक के बारे में। बस वही पांच चार पॉइंट है जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी सब चलता रहेगा। अब जैसे हो गया डिफरेंट कमिटीज इन हॉस्पिटल, ठीक है। इसमें क्या, इसमें कमिटीज के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, जिसको PTC बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जिसमें आपका फिजिशियन, फार्मासिस्ट और कुछ अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि मिलके क्या बनाते हैं, आपका PTC बनाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव, की मतलब किसी ड्रग के बारे में, किसी ड्रग का सिलेक्शन कैसे करना है, कौन सी ड्रग यूज होनी चाहिए, कौन सी ड्रग नहीं यूज होनी चाहिए, कौन सी ड्रग को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें इसमें क्या डिस्कस की जाती है एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव में। फिर उसके बाद एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी पॉलिसी मेकिंग वगैरह, या किसी को ट्रेनिंग दे रही है तो कैसे देनी है, क्या ट्रेनिंग देनी है, कैसे चीजों को कंडक्ट कराना है, उनकी ट्रेनिंग कैसे करानी है, ये सारी चीजें इसमें फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में। ये दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। पहला जिसमें ड्रग वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे हॉस्पिटल को चलाना है, कौन सी मेडिकेशन देनी है, कौन सी नहीं देनी है। दूसरे में है कि मतलब कैसे ट्रेन करना है, या फिर कोई पॉलिसी वगैरह कैसे बनानी है, हॉस्पिटल कैसे रन करना है, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ PCI में, सॉरी PTC में आते हैं। ये क्या होता है, ये सब कम्युनिटीज में डिवाइड होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहला आपका दो हॉस्पिटल्स में दो स्टाफ मेनली होते हैं, मेडिकल स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, ठीक है। ये दो मेन अगर अलग अलग कर दे तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका फार्मेसी थेरेपेटिक कम्युनिटी बनाते हैं। इसमें क्या होता है, आपका सब कमिटीज होती है जो कि आपका जैसे नियोप्लास्टिक की कमेटी हो गई, मतलब अलग अलग चीजों का अलग अलग। फिर उसके बाद सब कमेटी, दूसरी सब कम्युनिटी कौन सी बनती है, एंटी इन्फेक्टिव टाइप की, ठीक है। तीसरी कौन सी बनती है आपका, वो बनता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड ऑटोनोमिक ड्रग जो यूज करते हैं वो उनका, ठीक है। उसके बाद चौथा कमेटी जो आपका बनता है उसमें कार्डियोवास्कुलर होता है, डायरेटिक्स होता है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स हो गए, इसके जानकार लोग, ठीक है, ऐसा, ठीक है। उसके बाद आपका सब कमेटी हो गया PTC में। फिर आपकी सब कमेटी पांचवी जो बनती है उसमें क्या होता है आपका CNS एजेंट, एनाल्जेसिक्स, एंटी कन्वर्जेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सब कमेटी दूसरा बनता है जो कि एंडोक्राइनोलॉजी एजेंट होते हैं, या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होते हैं, या फिर हार्मोन्स हो गए या थायराइड हो गए, ये सारे के सारे अलग अलग बनते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे सब कमिटीज में डिवाइड किए जाते हैं, इसके जानकार इसमें रहेंगे, इसके इंफॉर्मेटिव लोग इसमें इसमें ऐसे ऐसे कमिटीज अलग अलग डिवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट एंड नॉलेज, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है इसका, कि एडवाइजरी कमेटी क्या करती है, वो एडवाइज करती है मेडिकल स्टाफ को और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कि थेरेप्यूटिक यूज किसी भी ड्रग का कैसे करना है, ठीक है। फॉर्मुलरी मेकिंग, मतलब किसी भी ड्रग का जो कंपाउंडिंग पहले होता था, कंपाउंडिंग में क्या ड्रग ले लेनी थी, तो कितना कितना वो कंपाउंडिंग कैसे करनी है, क्या क्या कंपाउंड्स लेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। पॉलिसी पे एडवाइज करना, या प्रोसीजर्स कैसे होगा, कि मतलब पेशेंट आएगा तो उसको कौन कौन सा कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो होंगे, या फिर पॉलिसी क्या होगी किसी चीज की, या मतलब बहुत सारी चीजें हॉस्पिटल चलाने के चक्कर में वो सारी चीजें डिसाइड करना, ठीक है, PTC का काम है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट करना किसका, एजुकेशनल स्कीम जितनी भी आ रही है, जैसे ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट कराना, या फिर कोई अदर स्कीम्स है, वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद रिजॉल्विंग ड्रग रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करना,
क्या करने के लिए, प्रॉब्लम रिलेटेड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। उसके बाद एडवाइस करना रिगार्डिंग ड्रग, ठीक है। इसमें क्या है कि ड्रग से रिलेटेड, मतलब दवा से रिलेटेड किसी भी चीज को एडवाइस करना। उसके बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका कंट्रोल प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी चीजें भी पीटीसी का काम है। उसके बाद रोल क्या है, ये लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट में कि ड्रग सेफ्टी यानी दवा की सुरक्षा सही से रखी जा रही है कि नहीं रखी जा रही है, एडवर्स रिएक्शंस वगैरह क्या आ रहे हैं, उन पे क्या आगे एक्शन लेना है। फिर उसके बाद इमरजेंसी ड्रग लिस्ट को बढ़ाना, मतलब अगर जरूरत पड़ रही है तो उस चीज को आगे बढ़ाना, या फिर किसी भी ड्रग प्रोडक्ट में अगर डिफेक्ट आ रहा है बार बार तो उस चीज को ध्यान रखना, या फिर ड्रग का यूटिलाइजेशन रिव्यू करना कि मतलब कैसे यूटिलाइज हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, ये सारी प्रोसीजर्स, ठीक है। उसके बाद उसी चीज को मतलब रोल को ही आगे अलग अलग इन ड्रग सेफ्टी, ड्रग को कैसे सेफ्टी की जाती है, उसमें क्या होता है आपका गाइडलाइंस मेंटेन की जाती है पीटीसी की, कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है, क्या उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर किसी चीज का हुआ है तो उसमें पीटीसी का क्या रोल होगा, कैसे उस चीज को ओवरकम करना है, कैसे एक इफेक्टिव प्रोसीजर बनाना, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद डेवलपमेंट एंड इमरजेंसी लिस्ट, उसमें क्या होता है आपका कि इमरजेंसी में कौन कौन सी ड्रग भेजनी चाहिए, कब भेजनी चाहिए, कहाँ पे भेजनी चाहिए, ये सारी चीजें अलग अलग बनाना है। उसके ऊपर ये बेसिस पे तैयार होता है कि मतलब कब कौन सी ड्रग बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ रही है, या फिर कुछ ऐसी ड्रग होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर एफआईपी के द्वारा वो चीज बताया जाता है कि ये ड्रग आपकी होनी ही चाहिए लिस्ट में, ठीक है। बाकी और चीजें डिपेंड करती है कि आपके हॉस्पिटल में कौन से केसेस आ रहे हैं। तो हम इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी भी आते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का कमेटी है जो कि आपका एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी है, जो कि क्या रिकमेंड करता है, आपके मेजर्स रेगुलेट करने को, इम्प्लीमेंट ऐसे प्रोग्राम्स जो कि इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। क्या हो गया आपका इन्फेक्टिव डिजीज, कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कोई बहुत ज्यादा रन कर रहा है मार्केट में, उस चीज को, वो चीज को काउंटर करने के लिए जितने भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है उनके मेजर्स रेगुलेशंस वगैरह को चेक करने के लिए, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए कि जितने भी प्रिवेंशन या कंट्रोल और मॉनिटरिंग, सर्विलांस या रिपोर्टिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन चल रहे हैं वो सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, कॉम्प्रीहेंड करना, क्या करने का, जो फंडामेंटल इन्फेक्शन कंट्रोल है उस चीज को पूरा का पूरा कॉम्प्रीहेंड करना। दूसरा आपका उसके बारे में नॉस्कोमिकल इन्फेक्शंस कॉजेज जितने होते हैं उनको, फिर उसके बाद कंप्रीहेंड करना किस चीज को, एलिमेंट्स को, आपके क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम के जितने भी एलिमेंट्स है उस चीज को, टेक्निक्स को कि कौन कौन सा टेक्निक यूज किया जा रहा है क्या करने के लिए, आपके इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी कौन कौन से टेक्निक्स यूज कर रही है उस चीज के, किसी भी जो आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब एंटीबायोटिक ड्रग दी जा रही है उसके रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए, कि मतलब अब डिजीज हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है तो उसको क्या दिया जा रहा है, बार बार एंटीबायोटिक दिया जा रहा है। अब एंटीबायोटिक देने से क्या होगा, कभी कभी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी बॉडी में क्रिएट हो सकता है जिससे दवा काम करना बंद कर देगी। तो ऐसी चीज को रिड्यूस करने के लिए भी क्या किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लोकल पॉलिसीज क्रिएट करना, ये सारी चीजें हो गई। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपका रोल ऑफ फार्मासिस्ट है, जिसमें हम डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है, अब ये क्या करता है कि परचेज करता है, स्टोर करता है, डिस्पेंस करता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को, जो कि प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जिससे आपका इन्फेक्टियस पैथोजन ट्रांसमिशन जो पेशेंट में होता है उससे कम हो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या है, ये डिस्पेंस करता है, मतलब दवा का वितरण करता है, कि इस चीज को क्या अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट पोटेंसी वगैरह, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसको सही से करता है, और इनकम्पैटिबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन वगैरह का भी ध्यान रखता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि परचेज, मतलब जो स्टोर का परचेज है, स्टोरेज है, या मैक्स वैक्सीन वगैरह को एक्सेसिबल बनाता है कि मतलब आप कोई भी इजीली उसको पा सके, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड करता है एक समरी रिपोर्ट, मतलब आपको कोई दिक्कत हुई है तो उसका एक समरी रिपोर्ट बताते हैं कि मतलब पूरा क्या क्या दिक्कत है, पूरा ओवरव्यू बताते हैं वो क्या क्या दिक्कत है, और कैसे कोई कोई ड्रग यूज करनी है, या क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी है, या क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक तरीके का कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, क्रिएट करते हैं कि दोनों के बीच में एफिशिएंटली वर्क हो सके, कि मतलब पेशेंट को भी ज्यादा दिक्कत ना हो, डॉक्टर को भी ज्यादा दिक्कत ना हो, फार्मासिस्ट को भी उतनी ज्यादा दिक्कत ना हो, तो एक तरीके का कोऑर्डिनेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए भी कुछ कुछ करते हैं, और फार्मासिस्ट दवा की डोजिंग वगैरह को ध्यान देते हैं, ये सारे प्रोसेस अलग अलग करते हैं, ठीक है। ये रोल हमेशा याद रखिएगा, क्या क्या चीजें रोल है। बाकी रोल मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, वो 3-4 पॉइंट तो आप सब में ऐड ही कर देना जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी हम आते हैं सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल पे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो क्या करेंगे, सप्लाई चेन करेंगे। सप्लाई चेन में क्या करेंगे, एक सप्लाई चेन क्या होता है, एक तरीके का लिंक थ्रू होता है, मतलब एक लिंक है पूरा का पूरा, जिसमें आपका किसी भी ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका डिलीवरिंग और उसका मेडिकेशन पूरा प्रोवाइड करना, ये पूरा का पूरा क्या आता है आपका सप्लाई चेन के अंदर में आता है।
ठीक है। ये क्या सप्लाई चेन क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जो कि बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स होता है और रिक्वायर करता है कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स जो कि बहुत जरूरी है किसी भी मेडिकेशन को अवेलेबल या एक्सेसिबल बनाने के लिए। ठीक है। इसमें मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज लगती है, हॉस्पिटल्स लगते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। इसमें कभी कभी एफडीए भी आपका इन्वॉल्व होता है, क्या करने के लिए कि मतलब चीजों को चेक करने के लिए कि जो भी सप्लाई चेन सही है वो ये सही है या नहीं, कहीं पे कोई ये अलग तरीके की चीजें नहीं हो रही हैं जो कि आपका इनएप्रोप्रिएट है, ऐसी सारी चीजों को चेक करने के लिए भी एफडीए कभी कभी इन्वॉल्व होता है। ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना ड्रग इंस्पेक्टर जाता है चेक करने की दवा कौन सी रखी है, क्या रखा है, सैंपल वगैरह उठा लिया, तो वही चीज। उसके बाद इसमें क्या होता है, प्रोसेस पूरा क्या हो गया आपका सप्लाई चेन का, मैन्युफैक्चरर ने दवा बनाई, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने डायरेक्ट हॉस्पिटल को भी दे दिया। ये भी पॉसिबिलिटी होती है डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर क्या करेगा, वो भी डायरेक्टली हॉस्पिटल को भी कर सकता है। जैसे छोटे बड़े हॉस्पिटल अपने अपने लेवल पे चीजों के बीच में अपना बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद रिटेलर पे आते हैं। रिटेलर भी हॉस्पिटल फार्मेसी को, मतलब छोटा हॉस्पिटल है तो रिटेलर से लेगा, उससे बड़ा है तो होलसेलर से लेगा, उससे बड़ा है डिस्ट्रीब्यूटर से लेगा। कुछ बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी लेना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है। तो ये पूरा आपका सप्लाई चेन है। अब सप्लाई चेन इसमें क्या क्या होता है, दवा की सबसे पहले क्या होता है आपका कि किसी भी दवा को मतलब मंगाना है तो उसका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा ना आपको कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं। उसके बाद प्रोसीजर्स देखेंगे कि उस चीज का प्रोसीजर क्या है, कोई सामान खरीदना है तो उस चीज का प्रोसीजर क्या है, कंपनी को पहले लिस्ट भेजनी है, फिर पेमेंट करना है, फिर क्या करना है, जो भी प्रोसीजर्स है ना वो सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद उसका स्टोरेज देखेंगे, डिस्पेंसिंग देखेंगे कि हमारे वहाँ उसकी कैपेबिलिटी है कि नहीं, हम जो दवा मंगा रहे हैं उसका स्टोरेज कंडीशन अच्छी है, डिस्पेंसिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स देखते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स क्यों देखेंगे, क्योंकि सामान मंगाएंगे तो उसको हमको इन्वेंट्री के तौर पे रखना पड़ेगा। इन्वेंट्री मतलब आप जो गोडाउन में सामान रखते हैं उस चीज के, मतलब एक जमा एक्स्ट्रा सामान एडवांस में रखना, वो चीज। ठीक है। उस चीज की कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब क्या क्या कंट्रोल टेक्निक्स फॉलो होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए उस ड्रग की। फिर उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखेंगे कि पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें मैनेज करनी है, कौन सी दवा पहले रखानी है, कौन सी बाद में रखानी है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स काफी लंबा टॉपिक है तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। प्रिपरेशन वगैरह है कि मतलब जिस अब ऑब्वियस है जिस ड्रग की ज्यादा यूज होगी आपको वो ड्रग आप ज्यादा मंगाएंगे, यही होती है। ठीक है। उसमें आप हाई रिस्क लो रिस्क ऐसे मेडिसिन वगैरह को डिवाइड किया जाता है, वो आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दिया। ठीक है। इसमें अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी प्रोसीजर होते हैं वो आप देख लेना एक बार। ठीक है। फिर हम चलते हैं किस पे, इन्वेंट्री कंट्रोल पे। ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल एक तरीके का ये चीज होता है कि किसी भी इन्वेंट्री को, मतलब जो सामान आपके पास रखा हुआ है एडवांस में, उस चीज के उस चीज को मतलब प्रोसीजर, उसकी हैंडलिंग का प्रोसीजर कि मैंने उसको हैंडल कैसे करना है, उस चीज को कैसे पूरा का पूरा आपको मैनेज करना है, वो आपका होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि मतलब किसी भी दवा, कोई जैसे आपने दवा रखा हुआ है ढेर सारा, ठीक है, उस चीज को मैनेज करना है, इन्वेंट्री कंट्रोल उसका करना है। तो उसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले कौन सी ड्रग निकालनी है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, उस चीज को दवा को देते हुए, यानी सामान को आप कस्टमर को देते हुए आप अपना इन्वेंट्री कितना ज्यादा रख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब उस चीज को मैनेज करना कि आपके पास इन्वेंट्री हो। नहीं तो आप सामान देते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पास सामान खत्म हो रहा है, आपने दोबारा लाया नहीं, तो वो आपका मैनेजमेंट सही बैठेगा नहीं। सो एक इन्वेंट्री की एक लिस्ट बनाई जाती है कि इतना सामान आपके पास होना चाहिए, ऐसे ऐसे ये फ्लो रहेगा आपका इन्वेंट्री का, कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी, नए सामान पहले जाएंगे, पुराने सामान बाद में आएंगे, ये सारे अलग अलग इन्वेंट्री कंट्रोल आपको समझ में आ गया होगा। इन्वेंट्री वही है, स्टॉक ऑफ गुड्स होता है। उसके बाद इन्वेंट्री कुछ अलग अलग कमिटीज, जो इंटरनेशनल कमिटीज है, उन्होंने अपना अपना एक वो दिया हुआ है। ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल को ऐसे भी डिफाइन किया है, साइंटिफिक मेथड। क्या इसका एक साइंटिफिक मेथड है कि मतलब फाइंडिंग, इसको पता किया जाए कि कितना ज्यादा स्टॉक मेंटेन होना चाहिए ड्रग स्टोर में, कि आपके प्रोडक्शन डिमांड को वो चीज मीट कर जाए। मतलब जितना डिमांड है आप उस चीज को उतना मैच करा पाए, नहीं तो पता लगा कि डिमांड बढ़ गई, आपके पास सामान ही नहीं है। तो ये सारी चीजें इन्वेंट्री कंट्रोल में आती है कि आप इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, इसको एज्यूम कर ऐसे और करना कि एक फ्लो सप्लाई आपका, मतलब किसी भी ड्रग का सप्लाई जो है वो चलता रहे। ठीक है। मतलब सही से चलता रहे, दुकान में या फिर जो भी शॉप है आपका या मेडिकल है, उसमें आपकी कोई भी चीज की कमी ना हो कि मतलब दवा अचानक से खत्म हो गई जब आपकी जरूरत थी। और क्या करना, कैपिटल को टाई अप करना, ठीक है, ड्रग स्टोर के लिए, कि मतलब इन्वेंट्री की पूरी इन्वेंट्री का एक पूरा बजट आपके पास रहे, कि नहीं पता लगा कि मतलब सामान भी खत्म हुआ और पैसे भी खत्म हो गए। और मेंटेन करना, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना कि मतलब ड्रग स्टोर में कितना दवा बिक रहा है, कौन सी दवा ज्यादा बिक रही है, ये सारी चीजें भी
अलग अलग चीजें हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, करने के लिए कोई भी मेडिकेशन प्रोडक्ट आपको बनाना है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आपके पास एक कोई ना कोई प्लान होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, क्या है, कंटिन्यूअस डिलीवरी रॉ मटेरियल की होनी चाहिए, ठीक है। प्रिवेंशन और ओवर अंडर स्टॉकिंग का थोड़ा प्रिवेंट करना चाहिए, वो चीज थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, बहुत सारा सामान ले लिया या कम ही सामान है। लिमिटेड कॉस्ट एक चीज रखना चाहिए, लॉस को हमेशा कम करने की कोशिश करनी चाहिए, कंटिन्यूअस इन्वेंट्री कंट्रोल बनाए रखना चाहिए, क्वालिटी मटेरियल्स को यूज करना चाहिए और ऑर्डर डुप्लीकेशन को भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब टेक्निक्स के बारे में आते हैं तो एबीसी टेक्निक्स हो गई, वीईडी एनालिसिस हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका ईओक्यू टेक्निक बोलते हैं इसको, लेड टाइम बफर, रीऑर्डर क्वांटिटी, इन्वेंट्री टर्नओवर, एफआईएफओ मेथड एंड एफईएफओ मेथड। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, बाकी चीजों का बस हम ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। अब एबीसी एनालिसिस जो होती है वो 3 कैटेगरीज में आपकी होती है। कैटेगरी ए जिसमें क्या होता है, आपका मैक्सिमम नंबर का टोटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टोटल स्टॉक ऑफ ड्रग का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा, मतलब इसमें क्या होता है, पूरा स्टॉक का सबसे ज्यादा पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप ऐसी ड्रग्स को रखते हैं जिनमें बेनिफिट्स ज्यादा हो, ठीक है, इन टर्म ऑफ मनी, मतलब ऐसी चीजें जिसमें पैसा आपका ज्यादा है, कमीशन ज्यादा है, मार्जिन ज्यादा हो। फिर बी रखते हैं, इसमें क्या होता है, लेस, मतलब उतने ज्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है, एक तरीके का इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सेमी एनुअली और क्वार्टरली में। फिर उसके बाद सी में आते हैं, ये जो ड्रग है जो कि लार्ज क्वांटिटी में किए जाते हैं और इनका क्या होता है, कंट्रोल बहुत लेवरेज होता है, ठीक है। ये आपका हो गया एबीसी एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें आइटम्स वगैरह के परसेंटेज वगैरह दिए हुए हैं, ए में आपका मार्जिन ज्यादा होता है, बी में उससे कम होता है, सी में मार्जिन बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद बीईडी एनालिसिस होता है, ये क्या, विटेल आपका, ठीक है, ऐसी मेडिसिन जो बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम नीडी है, ठीक है, जैसे मेजर डिजीज हो गई, हार्ट वगैरह की डिजीज हो गई जो कि बहुत ज्यादा इंडिया में कॉमन है, वो डिजीज रखी जाती है। फिर उसके बाद इसेंशियल में आता है, इसेंशियल में वो ड्रग रखी जाती है जो कि मतलब थोड़ा कम क्रूशियल हो, उतना ज्यादा जितना वाइटल था उतना ज्यादा नहीं, जैसे आईवी फ्लूइड वगैरह हो गया, आईबी सेट वगैरह हो गए, ये सारी चीजें रखी जाती है। फिर उसके बाद डिजायरेबल होती है, डिजायरेबल वो चीज की मतलब डिपेंड करता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो डिजीज रहे या ना रहे, बट एक एक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री या फिर वो चीजें जैसे आपका हेल्थ सप्लीमेंट वगैरह हो गया, वो सारे ड्रग आते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपका एक मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या है, FIFO, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सामान कोई भी प्रैक्टिस है उस चीज में इन्वेंट्री कंट्रोल में ये क्या रहता है, FIFO एंड FPFO, ठीक है। ये दो तरीके के बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में चलता है। FIFO का क्या सीन है, इसमें फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। ये ऐसा मेथड जिसमें क्या होता है, स्टॉक जो पहले आया होता है उसको पहले बाहर निकाला जाता है और उस चीज को इंश्योर किया जाता है कि वो सबसे ज्यादा पहले हो, ठीक है। उसके बाद FIFO का मतलब ये भी होता है कि मतलब एक सेकंड जो कि सबसे पहले क्या बोलते हैं, जिस चीज की जरूरत ज्यादा है उस चीज को सबसे आगे रखा जाए, ठीक है। ये चीज होता है कि मतलब आप ऐसी चीजें जैसे जो सामान आपका ज्यादा बिक रहा है, ठीक है, उस चीज को आप अपने सबसे पास में रखने की कोशिश करेंगे कि मतलब तुरंत वो चीज आप लेके और कस्टमर्स को दे दें, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। उसके बाद इस मेथड से क्या होता है, मतलब जो पुरानी मेडिसिन है उसको भी मतलब जो एक जिनकी एक्सपायरी बहुत नजदीक है या बहुत पुराने टाइम से रखी हुई है, उन मेडिसिन को हम सबसे पहले रख देंगे, ठीक है। उनको सबसे पहले देंगे, इसमें 3 चीजें हैं, ठीक है। ऐसी मेडिसिन जो पुरानी हो गई है उसको हम पहले खत्म करेंगे, नई वाली मेडिसिन बाद में रखेंगे। और दूसरी मेडिसिन, उसके एक जनरल टर्म हो गया कि पहले जो आया है वो पहले, उसको हम पहले बाहर करेंगे। तीसरा क्या हो गया आपका, कि तीसरा जो कि ऐसी मेडिसिन जो जिनकी जरूरत ज्यादा है उनको हम आगे रखने की, यानी अपने ज्यादा एक्सेसिबल रखने की कोशिश करेंगे, कि आपने यहाँ से सामान निकाले ज्यादा एक्सेसिबल कंडीशंस में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, इससे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ता है, कि मतलब आपको दवा खराब दवा नहीं गई या फिर तुरंत आपको इजिली दवा मिल गई, ये सारी चीजें। उसके बाद इन्फ्लेशन इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है, कि आपकी पुरानी दवा थी तो पुरानी बिक गई, पर उससे रेट कम ज्यादा से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद FIFO पे आते हैं। FIFO क्या होता है, फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट। ये मेथड क्या होता है, ये टर्म यूज किया जाता है जिसमें क्लोज एक्सपायरी हो वो ड्रग यूज करने के लिए। इसमें क्या होता है कि शॉर्ट एक्सपायरी की जो मार्केटेड ड्रग होती है उनको पहले बिजनेस में मतलब काफी ज्यादा वेस्टेज वगैरह होता था, तो उससे एडिशनल वर्क और ये चीजें बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि मतलब ऐसी ड्रग जो कि क्या होता है, प्रोडक्ट जो कि यूजर्स तक पहुंचने के लिए मतलब उनकी सेल्फ लाइफ बहुत खराब हो जाए, उस चीज में क्या करते हैं, फर्स्ट एक्सपायर, मतलब बहुत जल्दी जो एक्सपायर होने वाली दवा है उसको हम जल्दी बेचने की कोशिश करते हैं, जिनका सेल्फ लाइफ बहुत कम है,
ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो उससे काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। फिर उसके बाद एडवांटेजेस पे आते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है? ऑब्सोलेट स्टॉक रिडक्शन होता है, कि मतलब FEFO के जब मेथड फॉलो करते हैं तो क्या होता है आपका कि जो नहीं बिकने वाली ड्रग है वो एक्सपायर जल्दी हो जाती है और खराब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कट्स वगैरह पे बहुत ज्यादा, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स पे उसमें कट्स ज्यादा, कि मतलब आपने बहुत ज्यादा मंगाया नहीं और जो मंगाया वो जल्दी से बेच दिया, तो वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स वगैरह पे उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद क्या होता है, अब इसमें सबसे ज्यादा ऐसी ड्रग में क्या दिक्कत आती है, आपको एक्यूरेट फाइंडिंग करनी होती है, ठीक है, कि मतलब सही से ट्रैक कर रहे हैं, कोई ऐसा माल रह तो नहीं गया कि जो आपको एक्सपायर होने वाला हो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल आपका सेंट्रल ड्रग सिस्टम में है दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें आपको कोल्ड चैन और ये सब सारी चीजें दी हुई हैं, तो पढ़ लीजिएगा इसको खुद से, बाकी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक मैं कवर अप कर दे रहा हूँ, आप एग्जाम में फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी आगे आप बड़ा खुद से भी पढ़िएगा, अभी एग्जाम बहुत दूर है, 15-20 दिन में तो आराम से काफी कुछ पास हो जाता है। फिर हम आते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। चैप्टर से बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप कहीं ना कहीं ये चीज जान लीजिए। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक फिजिकल ट्रांसफर ड्रग का, कि स्टोरेज एरिया से हॉस्पिटल के स्टोरेज एरिया से पेशेंट की तरफ जाना, ये हो गया आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपके पास कोई ड्रग रखी हुई है, उस चीज का आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, क्या चीज आप अपनाते हैं, ठीक है। इसमें दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक आपका इंडोर पेशेंट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दूसरा आउटडोर पेशेंट्स के लिए होता है। उसमें अलग अलग तरीके होते हैं, कई सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो इन पेशेंट्स में होता है, इन पेशेंट वो पेशेंट हो गए जो हॉस्पिटल के अंदर आपके एडमिट है, ना कि जो OPD के लिए आए हैं, जो IPD में है, यानी एडमिट है, इमरजेंसी वार्ड में कहीं भी है, जो हॉस्पिटल के अंदर है, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपके 4 टाइप बेसिकली होते हैं। पहला क्या होता है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड होता है। दूसरा फ्लोर स्टॉक होता है। तीसरा कंबाइंड इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर होता है। तीसरा फ्लोर स्टॉक दोनों साथ में होता है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड साथ में। उसके बाद आपका आता है यूनिट डोजेस डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल सिस्टम में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा मतलब छोटे हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा किया जाता है। इसमें आपका मेनली क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इसमें क्या होता है कि आपको खुद को, मतलब आपको प्रोवाइड कर दिया गया ये दवा लेके आनी, आप जाके वो दवा लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका एक ही हॉस्पिटल फार्मेसी होता है, जो कि आपका ग्राउंड लेवल पे होता है, ठीक है। वो चीज आपका हमेशा ये चीज होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मेडिकेशन उसमें पेशेंट के नाम पे आता है, ड्रग का नाम क्या है, वो डोजेस वगैरह वो सारी चीजें लिखी होती हैं। इसमें क्या होता है, अब कोई पेशेंट का खुद से गार्जियन है, वो जाके सामान लेके आएगा, तो आपका क्या होगा कि स्टाफ बहुत कम लगेगा, प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली रिव्यू हो जाएगा, डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट को इंटरैक्ट होने का, पेशेंट से इंटरैक्ट होने का भी टाइम लगेगा, नहीं तो वो दवा ही अरेंज करा रहे हैं। उसके बाद आपका आता है फ्लोर स्टॉक मेथड। इसमें क्या होता है, ड्रग जो होता है फार्मेसी स्टोर्स में किया जाता है और सप्लाई कर दिया जाता है, किसमें, आपके वार्ड में ही, ठीक है। जो कि आपका एक नर्स वगैरह ध्यान देती है, वो खुद से सामान ला के रख देती है, मतलब जो ऐसा सामान जो नर्स खुद लाके डॉक्टर मतलब पेशेंट को लगाती है, ये सारी चीजें, वो आपका जो प्रोसेस होता है वो फ्लोर स्टॉक मेथड होता है। इसमें दो तरीके के होते हैं, चार्ज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज और नॉन चार्ज एक तरीके का होता है, ठीक है। इसमें चार्ज ड्रग होती है, जिसमें आपका कॉस्ट जो होता है फार्मेसी स्टोर में उसी टाइम पे फार्मासिस्ट को आपको देनी होती है। बाकी नॉन चार्ज जो होता है थोड़ा चीपर होता है, कॉमन यूज ऑफ ड्रग होता है। इसमें क्या होता है, कॉस्ट जो होता है डायरेक्टली पेशेंट के अकाउंट में एंटर नहीं होता, जबकि वो पर डे कॉस्ट में आपको हॉस्पिटल को मतलब देना होता है वार्ड पे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, कंबाइन में जो होता है, जिसमें इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर और फ्लोर स्टॉक मेथड, ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है मेनली, अब आप जैसे आपका कोई ड्रग है, वो नर्स के पास है, उसने अपना यूज कर लिया, बाकी ड्रग्स आपको खुद से लेके आने, तो ये वाला भी चीज फॉलो होता है। इसमें क्या होता है, आपका एक कंट्रोल सब्सटेंस होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो डिस्पेंसिंग होता है वो इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, जबकि कुछ ड्रग्स जो फ्लोर स्टॉक मेथड में है वो चीज उनको दे दी जाती है। फिर उसके बाद आपका आता है यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है, आपने यूनिट डोज मेडिकेशन जो होते हैं वो ऑर्डर किया जाता है, पैक किया जाता है और एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, और जो चार्ज किया जाता है उनको मल्टीपल डोजेस में किया जाता है, तो कंटेन अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट, ठीक है। एक सफिशिएंट डोज दिया जाता है इन रेगुलर बेसिस पे। मतलब आप ऐसा कुछ यूनिट, एक पूरा का पूरा सामान, किसी भी डोज का आपने एक यूनिट ले आया और उस चीज से वो यूज होता जा रहा है, मतलब जितने भी दिन एडमिट है वो उतने में यूज होता जा रहा है, तो ये एक तरीके का यूनिट डोजेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है। ये अलग अलग चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप पढ़ लेना अच्छे से, समझ में आ गया होगा आपको। 4 तरीके की होती है आपकी इन पेशेंट्स में। पहला आपका फ्लोर स्टॉक, सॉरी,
इंडिविजुअल हो गया जिसमें आप दवा खुद लेके आते हैं, दूसरा फ्लोर स्टॉक हो गया जो फ्लोर पे जितने भी मेडिसिन वगैरह होती है नर्स उसको यूज करती है, सेकंड में फ्लोर एंड वो दोनों यानी कुछ मेडिसिन जो वहां पे थी उसको यूज कर लिया, और दूसरा नर्स के पास जितने सामान थे वो, और आपको सामान लाने को भी बोल दिया। यूनिट में क्या होता है आपका कि आपने एक साथ पूरी दवा लाके रख दी वहां पे और वो मेडिकेशन आपका चल रहा है। उसके बाद आउट पेशेंट में क्या होता है, आउट पेशेंट में दो टाइप होते हैं आपका, जनरल पेशेंट आउटपेट पेशेंट और दूसरा रेफर्ड आउटपुट पेशेंट। इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट जो होता है वो जनरल कंडीशन में दिया जाता है, इमरजेंसी कंडीशन या फिर मतलब इमरजेंसी कंडीशन या रेफर्ड कंडीशन के अलावा, मतलब डॉक्टर कोई खुद दिखाने आया है, डॉक्टर ने दवा लिखी और उसने उसको दे दिया। उसके बाद रेफर्ड वाले में क्या होता है, रेफर्ड में क्या होता है, ये डिपार्टमेंट में क्या होता है, आपका मेडिकल या डेंटल प्रैक्टिशनर उस चीज को एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देता है, और वो क्या करता है, ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट दिया, उसने दवा लिखा और वो डॉक्टर के पास वो दवा दी जाती है, जैसे इमरजेंसी वगैरह, इमरजेंसी वार्ड वगैरह में ये चीज का प्रोसेस ज्यादा होता है। अब लोकेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक सेपरेट फार्मेसी स्टैब्लिश की जाती है आउट पेशेंट के लिए कि वो बाहर से दवा लेके जाए और बाहर से ही चले जाए। दूसरा कंबाइंड, समटाइम्स क्या होता है, दोनों के लिए कंबाइंड सेम विंडो होती है कि मतलब ऐसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल के बाहर में एकदम होता है, तो बाहर से भी आप सामान ले सकते हैं और अंदर से भी सामान चला जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर भी। उसके बाद कंबाइंड होता है, मतलब उसी चीज को सेपरेट विंडो, और समटाइम्स क्या होता है आपका, कभी कभी सेपरेट विंडो होता है कि मतलब अलग अलग विंडो से आपको सामान लेना है, एक बाहर की तरफ विंडो लगा रखा है, एक अंदर की तरफ विंडो लगा रखा है, ऐसा भी होता है, ठीक है। अभी लेआउट है आपका, क्या किस चीज के लिए, ओपीडी के लिए लेआउट रखा हुआ है, तो अगर आप इसको देख लेना एक बार तो समझ में आ जाएगा। आप बुक, आप ठाकुर पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए, आप ऐसे बुक रख के पढ़ेंगे ना तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा होगा, अंडरलाइन वगैरह करने के लिए थोड़ा दिमाग पे ज्यादा चीज का इम्पैक्ट पड़ता है जब आप बुक हाथ में लेके पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आपका इसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन था, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है, आप कभी ना कभी हॉस्पिटल गए होंगे, तो थोड़ा बहुत अगर जो टॉपिक ऐसा कुछ और टॉपिक आ जाए जो हमने कवर अप नहीं किया है, आपको आ गया या आपने पढ़ा भी नहीं है उस टॉपिक के बारे में, तो कहीं ना कहीं आपने हॉस्पिटल में जो चीजें देखी हैं, कभी ना कभी हॉस्पिटल तो गए ही होंगे, तो अगर आपने देखी है चीजें या फिर कहीं सुना होना है तो फिर वो चीज आप बना के लिख देना, जितना अच्छे से लिखोगे आप उतना अच्छे से पास आप होते रहोगे, ठीक है। उसके बाद कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल में कंपाउंडिंग कैसे होता है, कंपाउंडिंग जो होता है एक तरीके का ड्रग प्रोसेस होता है जो कि आपके यूज किया जाता है फार्मासिस्ट और फिजिशियन क्या करने के लिए, आपका कंबाइन करने के लिए, मिक्स करने के लिए, और क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए बहुत सारे ड्रग इंग्रेडिएंट्स को, और क्या करने के लिए, एक ड्रग डेवलप करने के लिए फॉर अ स्पेसिफिक नीड, मतलब अगर किसी चीज की जो कोई जरूरत है। ये कंपाउंडिंग सिस्टम बहुत पहले हुआ करता था, अब तो बहुत कम हो गया है, बट एक अभी भी कंपाउंडिंग का प्रोसेस कहीं ना कहीं अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो कंपाउंडिंग सिस्टम है कि दवा एक साथ 3-4 लिखी जा रही है, मतलब पेन किलर भी, एंटीबायोटिक भी, ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं वो कंपाउंडिंग का सिस्टम हो गया। पहले वही ड्रग्स क्या करते थे, मिला के मिक्स करके वो सब बना के देते थे, तो वही कहीं ना कहीं एक कंपाउंडिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, कंपाउंडिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। अब इसमें पहले सबसे पहले आपका कंपाउंडिंग, इसमें क्या होता है, जो मिक्सिंग वगैरह होती है ड्रग इंग्रेडिएंट्स की, वो क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। कॉम्बिनेशन और मिक्सिंग और अल्ट्रेशन जो आपकी ड्रग इंग्रेडिएंट्स की होती है नई ड्रग बनाने के लिए, वो बड़े लेवल पे की जाती है, यानी बल्क में देखा जाएगा। अगर आप नाम से ध्यान देंगे तो बल्क कंपाउंडिंग होती है, मतलब इसमें नॉर्मल से ज्यादा कंपाउंडिंग होती है। इसमें क्या, नॉन कमर्शियल ड्रग जो कि अवेलेबल होते हैं या मॉडिफाइड फार्मूला होता है वो भी क्लिनिकली यूज किया जाता है, तो समटाइम्स उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब कंट्रोल सिस्टम आपका दिया हुआ है कि कंट्रोल सिस्टम कैसे बल्क कंपाउंडिंग करते हैं। इसमें क्या, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करते हैं, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देते हैं, एंड बजटरी कंट्रोल पे भी ध्यान देते हैं। बाकी आपका रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब एक दवा बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, वही सारी चीजें यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका आता है आईवी एडमिक्सचर सर्विस, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि आईवी के कोई फ्लूइड्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं। आईवी के फ्लूइड्स में आप देखेंगे बहुत सारे क्या होते हैं, जो आपका ड्रिप होता है उसमें बहुत सारे अलग से इंजेक्ट किए जाते हैं, तो उसी का कहीं ना कहीं उसको बनाना, उसका एडमिक्सचर करना कि बॉटल या बैग में कैसे उस ड्रग को अलग से डाला जाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, अब इसका एडवांटेजेस ये भी होता है कि मतलब पूरा प्रिपरेशन प्रोसेस में काफी ज्यादा समय मिल जाता है, एक इफेक्टिव और सेव एंड हाई क्वालिटी मेडिसिन पेशेंट को दे दी जाती है, ये सारी चीजें होती है। समटाइम्स क्या होता है, इनकम्पेटेबिलिटी की दिक्कत आती है जो कि आपका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, और स्किल्स और टाइम भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। बाकी हम आते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे, टीपीएन, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ये एक तरीके का फीडिंग मेथड है जिसमें आपका बाईपास किया जाता है जीआईटी, मतलब जीआईटी में आपका कोई भी सामान कोई भी प्रोडक्ट नहीं जाएगा, उसके अलावा उसको बाईपास करके डायरेक्टली हम कहाँ पे दे रहे हैं,
इंजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में वो चीज को भेज रहे हैं, ठीक है। इसमें कंपोजिशन क्या होता है, पहला प्रोटीन का कंपोजिशन होता है, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं टीपीएन में, ठीक है। प्रोटीन, फैट, कैलोरीज, मिनरल्स, ये सारी चीजें यूज की जाती है। तो सबसे पहले प्रोटीन हो गया। प्रोटीन क्या होता है, एक तरीके का मिक्सचर बनाया जाता है प्रोटीन का, कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उनको क्या होता है आईवी के रूट से उस चीज को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कराया जाए, ठीक है। 200 ml की बॉटल में, जिसमें 8 से 9% अमीनो एसिड होती है, उस चीज को हम यूज करते हैं प्रोटीन को बॉडी में डालने के लिए, ठीक है। उसके बाद कैलोरीज हो गया। कैलोरीज को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं 20 to 25% डेक्सट्रोज में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, 1 ग्राम आपका जो आपका 1 ग्राम डेक्सट्रोज होता है वो 3 to 4 पॉइंट कैलोरीज बॉडी में देता है, ठीक है। उस चीज से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है जब हम डेक्सट्रोज डालते हैं। आप मतलब वही कुल ड्रिप वगैरह का, जिससे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हमें देना है तो हम कोई ना कोई ऐसा ड्रग यूज करेंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। वो ड्रग उसमें इंजेक्ट करेंगे आपके ड्रिप में और उसको चढ़ा देंगे। फिर कैलोरीज में हम डेक्सट्रोज पढ़ाएंगे, जिसमें डीएनएस वगैरह आपका होता है, एंड डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन वाटर, ये सारे वाटर हम क्या करेंगे, बॉडी में चढ़ाएंगे। फैट के लिए क्या करते हैं, इसमें फैट डेफिशिएंसी समटाइम्स हो जाती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, और कुछ EFAD का टेबलेट्स होता है, और कई सारी चीजें होती हैं, ग्लाइसरील होती है, एमल्सिफिकेशन होती है, कुछ मिल्क एमल्सन्स होते हैं। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, जब आपके बॉडी में फैट बहुत ज्यादा कम हो जाए या फिर एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो जाए, तो इस टाइप पे क्या करते हैं, ऐसी चीजों को हम बॉडी में रखते हैं, ठीक है। अब इसमें टाइप्स ऑफ टीपीएन दिया जाए तो इसमें क्या होता है, आपका सेंट्रल सीपीएन होता है। टाइप्स में, टीपीएन के टाइप्स में आपका सीपीएन पहला है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम सुपीरियर वेना कावा में फ्लूइड को डिलीवर करते हैं, ठीक है, जो कि आपके एकदम कॉलर बोन के जस्ट नीचे हो, जो कि आपके डायरेक्टली हार्ट में वो चीज जाए, जिससे पूरी बॉडी में वो बहुत इजीली सर्कुलेट हो जाए। इसमें क्या होता है, हम जो हाई कंसेंट्रेटेड कैलोरीज रिच न्यूट्रिएंट होते हैं उनको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका आता है पेरिफेरल PPN, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कि बहुत छोटे क्या करते हैं, इसको डिलीवर करते हैं, बहुत कम फ्लूइड जो जिसमें रहना है, ठीक है, और उसको पेरिफेरल वेन में, नेक या फिर दूसरे लिम्स वगैरह में उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो बॉडी के पूरे बॉडी में जाए, लेकिन उसका सर्कुलेशन उतना फास्ट नहीं होता जितना पहले वाले का होता है, ठीक है। उसमें इंडिकेशन वगैरह क्या होती है, इसमें एब्डोमिनल कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में इसको रिक्वायर होता है, जैसे एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो उस टाइम पे, कोई इंटेस्टिनल स्कीमिया हुआ हो, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रही हो, प्रोलॉन्ग इलनेस हो, या कोई और दिक्कत हो, मतलब सीवियर कंडीशंस की डिजीज में ही ड्रिप वगैरह दी जाती है। डिहाइड्रेशन पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो ड्रिप वगैरह दिया जाता था, ठीक है। सो कुल मिला के उसी के बारे में लिखना है, कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, क्या क्या चीजें करनी है। जीआईटी सिस्टम में अगर कोई इलनेस हो गया है तो उस चीज को हेल्प करता है कि आपका जीआईटी सिस्टम में उस चीज को वो काम ना करना पड़े उसको, ठीक है। मतलब यही सारी प्रोसेस है कि अगर आपके जीआईटी सिस्टम में कोई दिक्कत है, आप खाना खाएंगे तो बार बार जीआईटी को काम करना पड़ेगा, तो उससे वो हील नहीं हो पाएगा। वो सारी प्रोसेस, या कोई ड्रग है जिसको बहुत जल्दी पहुंचाना है बॉडी में, तो वो सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं इस टीपीएन मेथड। ये आपका हो गया टीपीएन, ठीक है। टीपीएन में आप समझ ही गए होंगे, ड्रिप वगैरह के बारे में लिखना है कि कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, और सारी चीजें। उसके बाद आते हैं हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पे, ठीक है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, जिनमें ऐसे ड्रग जो कि अटैच होते हैं आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल से, जिनका एक आपका रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी उनके साथ में होती है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक तरीके का पोर्शन डिटरमाइन करते हैं, जो कि एक्टिविटी के लिए आपके कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल ड्रग के लिए, इसमें क्या होना चाहिए, शॉर्ट फिजिकल हाफ लाइफ होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, बॉडी से एलिमिनेट हो जाना चाहिए आफ्टर हाफ लाइफ। क्या क्या करने के लिए, एक ड्यूरेशन टेस्ट के लिए, जो कि आपका प्रिवेंट करे एक्सपोजर टू द बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एमिट ये क्या करनी चाहिए, एमिट करना चाहिए आपके प्योर गामा जो रेज होती है उनको बाई आइसोमेरिक ट्रांजिशन के द्वारा, ठीक है। इनका थोड़ा क्या होता है, हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी होता है, मतलब काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं कि किसी जिस ड्रग के लिए दिए जा रहे हैं उन्हीं का मेनली काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। ये क्या होते हैं, थोड़ा फ्री और एफिशिएंटली एडेयर होते हैं किस चीज के लिए, केमिकल कंपाउंड, अगर रूम टेम्परेचर पे है तो। लो कॉस्ट डोज होता है पर पेशेंट, अगर मतलब एक मरीज, सिर्फ एक मरीज की बात की जाए तो काफी ज्यादा वो कम आता है, बाकी बल्क में थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव ये चीज होता है। उसके बाद इसकी हैंडलिंग कैसे की जाती है, हैंडलिंग में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट तरीके हैं। जैसे क्या होता है, इसका कंटामिनेशन नहीं होने चाहिए जिस एरिया में आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स दिए हुए हैं, या फिर इन केस में अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो लिक्विड है, तो वो क्या होना चाहिए, एक ट्रे वगैरह में होना चाहिए, जहां पे कोई भी उसमें क्या होना चाहिए आपका
एब्जॉर्बेंट टिश्यू पेपर होना चाहिए, जो कि अगर कोई भी एक्सीडेंटल स्पिलेज होता है तो वो एब्जॉर्ब कर ले, उससे दूसरी दवाओं को कोई फर्क ना पड़े, या दूसरी दवाएं अगर कोई स्पिलेज हो रही है तो उसमें रेडियो वाले से दिक्कत ना हो। इसका रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का हैंडलिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपका रबर ग्लव्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, माउथ ऑपरेट पीपेट, जो कि बहुत मतलब यूज नहीं किया जाना चाहिए, मतलब ऐसे मुंह से खींच रहे हो आप पीपेट से, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्ब वाली चीजें ही यूज होनी चाहिए। और इससे ग्लास प्रोसीजर्स ज्यादा यूज करनी चाहिए, कि मतलब जो ग्लास के कंपोनेंट्स हो उस चीज को ज्यादा यूज करे उसको ट्रांसफरिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। फोर्सेप यूज करना चाहिए वाइल हैंडलिंग, मतलब अगर रेडियो एक्टिव एमिटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फोर्सेप्स वगैरह यूज करना चाहिए, मतलब डायरेक्ट हाथ का कांटेक्ट। आप जो होना चाहिए वो एकदम पूरा का पूरा एयर टाइट कंटेनर में होना चाहिए, जिस एकदम सील्डेड प्लेस होना चाहिए, वहां पे किसी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। और बाकी चीजें जो है वो आपका कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। कुछ चीजें जो आपको बनाई गई हैं एफआईपी के द्वारा, कुछ और भी ड्रग कमिटीज हैं उन्होंने बनाया है, ठीक है। इसकी डिस्पेंसिंग अलग अलग करते हैं, इसका सिक्योर एंड सिंपल एंड रिलायबल डिस्पेंसिंग करते हैं रेडियो एक्टिव का। ये रेडी टू यूज किट होता है, कोल्ड किट्स में आता है, जो कि क्या करता है, सिंगल या मल्टीपल डोजेस में भी यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी आपकी लेवलिंग इसकी जो की जाती है, लेवलिंग में क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड रेडिएशन सिंबल आपको डालना ही होता है, काउसन भी डालना होता है कि वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट का नाम और उसकी यूनिक आइडेंटिटी भी उस चीज पर उस मेंशन करनी चाहिए ऑन, मतलब कोई अगर कोई थेरापेटिक या ब्लड प्रोडक्ट है तो, ठीक है। रेडियो न्यूक्लियोटाइड और केमिकल फॉर्म जो होते हैं उनका जेनरिक नाम वो भी उस चीज में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी कैलिब्रेशन और डेट, उसका टाइमिंग भी दिया होना चाहिए, ठीक है। अब इसका डिस्पोजल क्या करते हैं, जो कि कुछ कॉन्सेप्ट पे इसका वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे डिले हो गया, डाइल्यूट एंड डिस्पर्स हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड एंड कंट्रेन हो गया, और रिसाइकल एंड रीयूज के बेसिस पे इसका हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, या डिस्पोजल उसका वैसे ही करते हैं हम, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, किसी भी चीज का डिस्पोजल कैसे करते हैं आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का, ठीक है। वो चार मेन कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं, डिले, ठीक है, डाइल्यूट एंड डिस्पर्स करते हैं, ठीक है, मतलब डाइल्यूट कर लिया बहुत ज्यादा कि उसका एफिकेसी ही कम हो गया, फिर उसको हमने फेंक दिया, ठीक है। कंसंट्रेटेड एंड कंटेन, उसमें क्या क्या कंटेन कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, उस बेसिस पे भी हम उस चीज को डिस्पोज करते हैं, अलग अलग चीजें। रिसाइकिल एंड रीयूज भी कर लेते हैं कभी कभी, काफी अच्छे डिटेल फॉर्म में लिखा हुआ है बुक में, आप बुक से भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है, या फिर ई बुक खरीद लो यार, थोड़ा सस्ता है। आते हैं आपके चैप्टर 7 पे, जिसमें हम एप्लीकेशन इसमें जानेंगे कंप्यूटर का। आपके हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशन है, कंप्यूटर के बारे में आपको पता ही होगा कंप्यूटर क्या है, अब ये सब चीजें बताने की जरूरत तो है नहीं। बाकी हम कंप्यूटर का यूज बता दे रहे हैं कि यूज क्या है कंप्यूटर सिस्टम का। इसमें क्या होता है, सबसे पहले पेपर वर्क आपका बहुत कम हो जाता है, अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी या कोई भी काम आप कंप्यूटर से करते हैं, मतलब डिजिटल से करते हैं, तो आपका पेपर वर्क बहुत कम हो जाता है, जो कि आपके एनवायरमेंट को भी बहुत ज्यादा फायदा करता है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड वो हमेशा पड़ा रहता है, आपको बहुत ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा इजी होता है खोजने के लिए। आपका ट्रांजिशनल प्रोसेस किसी भी चीज का उसको भी बढ़ा देता है वो, कि मतलब किसी को आपको भेजना है तो बहुत इजी है, ऐसे मतलब व्हाट्सएप कर दिया आपने या फिर मेल कर दिया, ये सारे प्रोसेस आप जब होता है कंप्यूटर में तभी आप कर पाते हैं। कुछ और भी एप्लीकेशन होते हैं आपके कंप्यूटर के, वो क्या करता है, रिकॉर्ड्स को क्या करने के लिए मेंटेन करने में हेल्प करता है, इन्वेंट्री कंट्रोल में हेल्प करता है, या फिर मेडिकेशन, मतलब दवा की कोई निगरानी करनी हो कि कैसे क्या दवा कितनी है क्या है, ये सारी चीजें। ड्रग इंफॉर्मेशन डेटा स्टोरेज, या फिर कोई रिट्राइवल हो, मतलब फिर से वो चीज को लाना है, रिटर्न आया है, ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। या फिर रिटेल हॉस्पिटल एंड रिटेल फार्मेसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, मतलब रिटेल फार्मेसी कैसे चल रही है, क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या सारी चीजें, उसके लिए भी कंप्यूटर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड जो रखते हैं, उसमें क्या होती है आपकी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, किस किस बेसिस पे रखा जाता है, ये क्या होता है, आपका पूरा का पूरा किसी भी पेशेंट का डेटाबेस पूरा का पूरा रेगुलरली अपडेट किया जाना चाहिए, जो कि रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके एक करंट स्टेटस को आपके सारे पेशेंट्स के, ठीक है। एंट्रीज जो होती है मेडिकेशन ऑर्डर की, वो जो कि ड्रग ऑर्डर जो कि रखना चाहिए, पहले ड्रग का नाम रखना चाहिए, एक कोड आपको दिया जाता है किसी भी ड्रग के नाम का, जेनरिक नाम या स्ट्रेंथ नाम रखा जाता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रूट रखा जाता है कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन रूट में यूज होगा, डोजेस शेड्यूल में कौन से शेड्यूल में उस डोज को देना है, उसी पे बेसिस पे उसकी कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट और स्टॉपिंग डेट के ऊपर भी फिजिशियन का कोड लिख देता है कि कौन सा फिजिशियन उस चीज को रिकमेंड कर रहा है, फार्मासिस्ट वेरिफिकेशन कोड भी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग हैं, मतलब मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, एमएआर, मतलब अलग अलग रिकॉर्ड करने के अलग अलग टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी,
ठीक है। अब इस पे आते हैं हम, हॉस्पिटल फार्मेसी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, इनके नाम याद कर लीजिएगा, कुछ कुछ चीजें याद कर लीजिएगा। अगर आप हॉस्पिटल वगैरह या फिर दुकान उकान है आपके पास, मेडिकल स्टोर, तो आपको पता होगा इन सब सॉफ्टवेयर के बारे में। तो बस उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। गार्जियन प्लस एक नाम का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके केयर पॉइंट द्वारा मार्केटेड किया जाता है। इसमें भी आप जितने भी फार्मेसी से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको क्या करेंगे, आप मैनेज करते हैं कि कौन सी दवा आपके पास है कौन सी नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आता है जिसको EHR सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये भी एक तरीके का क्या होता है, इसमें प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, काफी सारी नोट्स वगैरह भी आप इसमें लिख सकते हैं। काफी सारे अलग अलग फैसिलिटीज हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग फैसिलिटीज के ऊपर है। बायर्स का है DCA 200, इसमें क्या होता है, आप HGAC चेक कर सकते हैं, मतलब हेमोग्लोबिन वगैरह चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। कार्डियो फार्मा है। उसके बाद आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट पूरी इनवाइस वगैरह पॉलिसीज कौन सी फॉलो हो रही हैं, पेपर्स का मिनिमाइज यूज करना। उसके बाद मॉक डॉक हॉस्पिटल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। ऐसे कई सारी चीजें, ई प्रिस्क्राइबिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग आने लगी है। बहुत सारी चीजें, मतलब अभी आप जितने भी चीजें पढ़ रहे होंगे डिजिटल के बारे में, जितनी डिजिटलाइजेशन हो रही है उन्हीं के बारे में आप लिख दीजिएगा। बाकी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम, विन नोलिन हो गया, और कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। आता है, बहुत ज्यादा फेमस है वो, बहुत सारे हॉस्पिटल फार्मेसी वाले यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप लिख दीजिएगा। बाकी फिर आते हैं हम क्लिनिकल फार्मेसी पे। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, जो आप क्लिनिक्स में जो फार्मेसी में प्रैक्टिस करते हैं उसी चीज को क्लिनिकल फार्मेसी बोलते हैं, जो कि आपके पेशेंट केयर, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग और ड्रग को एडवाइज करना कि उस चीज को, दवा को कैसे खाना है, क्या डोजेस फॉर्म उसमें अपनानी है, कब कौन सी दवा खानी है, कैसे खानी है, ठीक है। पूरा का पूरा क्लिनिकल फार्मेसी यही है। इसको हम जनरली अगर ऐसे लिखे तो रोगी की देखभाल में फार्मासिस्ट की सक्रिय भागीदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसकी दीर्घकालिक उद्देश्य किसी भी व्यक्तिगत रोगी को ध्यान में रखते हुए दवा पर सलाह देना और उस व्यक्ति के उपचार को तैयार करना। आई होप समझ में आ गया होगा। स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। अब क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप क्या है, इसमें क्या होता है, आपका प्रिपरेशन करते हैं किसी चीज का, मेडिकेशन हिस्ट्रीज का प्रिपरेशन करते हैं, रेशनल प्रिस्क्रिप्शन करते हैं कि मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है वो सही हो, इरेशनल ना हो, उसमें ऐसी कोई डिजीज ना हो जो इनकम्पेटेबल हो और आगे चल के कोई रिएक्शन कॉज करे। बायो इक्विवेलेंस और जेनरिक इक्विवेलेंस फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं, होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेशेंट की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पेशेंट कौन कौन सी चीजें, क्या क्या साइंस ऑब्जर्व हो रहे हैं, दवा जब दी जा रही है तो क्या क्या दिक्कत हो रही है और क्या क्या चीजें सुधर रही हैं, ठीक है, ऐसी चीजें। उसके बाद एडवर्स रिएक्शन या ड्रग रिएक्शंस को भी ध्यान में देना होता है, ठीक है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का कुछ रोल होता है, वो क्या करता है, कलेक्ट करता है और प्रोसेस करता है डेटा को इन अ सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर एप्लीकेशन को यूज करते हुए, और उसको एक्सेसिबल बनाता है किस चीज के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, कि मतलब कोई भी मेडिकल स्टाफ जाके वो चीज चेक कर सके कि क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेट थेरेपी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, कि मतलब आप एक तरीके की एडवाइस, अल्टरनेट थेरेपी भी एडवाइस करें उस इंसान को, कि जिस इंसान को जो कोई भी दिक्कत है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। आप रिटेल फार्मेसी स्टोर, डिस्चार्ज पेशेंट्स, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। बाकी आपका मेडिकल ऑडिट भी होता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल पे आते हैं। ये क्या करता है, सबसे पहले सुपरवाइज करता है और डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको इंश्योर करता है, कंट्रोल करता है उसका यूजेस और पेशेंट की सेफ्टी का, ठीक है। उसके बाद ये करता है, ऑप्ट करता है किस चीज के लिए, टेक्निकल सॉरी थेरेपेटिकल एफिकेसी किसी भी ड्रग प्रोडक्ट की, उस चीज को जो प्रिस्क्राइब करने के बाद वो एक रेशनल कॉस्ट पे ही आए कि मतलब दवा सही यूज हो रही है एक सही तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स ना हो उस चीज के, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग करना किसी भी ड्रग की, कि मतलब उस चीज को बताना कि कैसे मेडिकेशन करना ताकि पेशेंट कंप्लायंस बहुत कम हो, ठीक है। इनकरेज करना रेशनल ड्रग थेरेपी को, कि मतलब सही से यूज करना, ये सारी चीजों के लिए पेशेंट को इनकरेज करना। पार्टिसिपेट करना किसमें, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट का, ठीक है। कोई भी अगर क्रोनिक डिजीज भी है, एक्यूट डिजीज भी है, किसी भी डिजीज के टाइम पे उस चीज को मैनेज करना, कि मतलब पेशेंट का मैनेजमेंट, उसका ध्यान रखना पूरा का पूरा, ठीक है। और प्रिपेयर करना क्या, पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग फॉर्मुलेशन भी प्रोवाइड कराना, ये भी उसका काम है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो इन इंडिया में, इसमें इंडिया में सबसे पहले जो पहली बार क्लिनिकल फार्मेसी ऑफर किया गया था वो 1992 में किया गया था, जब बी सुरेश एंड बीजी नगवी फार्मासिस्ट जो कि ओटी मैसूर से बने थे, जो उन्होंने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उनको क्लिनिकल फार्मासिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट पे ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिली थी। तो देन वहां से क्या हुआ था, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का यूज हुआ था, फिर उसके बाद आगे मतलब आगे वो चीज और ज्यादा पॉपुलर होता गया और कई सारे उनकी चीजें स्पेशलाइज की गई, तो इंडिया में भी काफी ज्यादा उन चीज को मदद मिलती रही, ठीक है। उसके बाद बाहर में भी ऐसा ही कुछ 1928 में फार्मासिस्ट क्लिनिकल फार्मेसी
की अलग इस्टेब्लिशमेंट हुई, वहां पे फार्मासिस्ट को एक पेशेंट राउंड दिया गया। फिर उसके बाद 1960 में क्या हुआ, आपका पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल को कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्रैक्टिस में लाया गया और कई सारी चीजें हुई। ठीक है, ये सारी चीजें अलग अलग होती गई और चीजें आगे बढ़ती गई। उसके बाद टेक्निकल डेफिनेशंस जो दिए हुए हैं यहाँ पे, कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस दिए हुए हैं कि कार्डियोलॉजी क्या होती है, डर्मेटोलॉजी क्या होती है, एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है, ये सब तो आपको पता है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, OLOGY, लॉजी का मतलब होता है नॉलेज रखने वाला इंसान, ठीक है, जिसके पास नॉलेज है। बाकी आपको आगे से तो पता ही चल जा रहा होगा। डर्मेटोलॉजी मतलब डर्म्स की बात कर रहा है, यानी स्किन की बात कर रहा है। कार्डियोलॉजी मतलब कार्डियो। तो ये सब याद कर लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर आती है, 1-2 नंबर क्वेश्चन में आएगी, उससे ज्यादा आएगी नहीं। ठीक है, उसके बाद डेली एक्टिविटीज ऑफ फार्मासिस्ट, यानी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की डेली एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले वार्ड पार्टिसिपेशन आता है कि वार्ड में उसका क्या पार्टिसिपेशन होता है, क्या क्या चीजें करता है। ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू देखेंगे कि ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू में क्या करता है वो, एडवर्स रिएक्शन, ऐसे ही कई सारी चीजें। तो वार्ड में सबसे पहले हम आएंगे तो इसमें क्या होता है कि वो इन पेशेंट जितने भी हैं उनके बेड साइड पे जाता है और मेडिकल प्रैक्टिशनर का रिव्यू करता है और क्या करता है, एक फॉलो प्रोग्रेस देखता है कि उसके हेल्थ में क्या क्या चीजें आ रही हैं एक वार्ड राउंड में। ठीक है, उसमें क्या मेनली क्या करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि पेशेंट का क्लिनिकल स्टेटस क्या है, उसका प्रोग्रेस क्या है और आगे की क्या प्लान करनी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, थेरेपेटिक गोल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू आते हैं। ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू में क्या करता है, एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें इवेलुएट करता है कि मेडिकेशन जो दिए जा रही है वो करना है कि नहीं करना है। ठीक है, मतलब जो फार्मासिस्ट है वो उस चीज को पूरा का पूरा असेसमेंट करता है कि जो ड्रग दी जा रही है वो सही है कि नहीं सही है, अगर उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर देखता है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं। इसमें क्या करता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट स्टूडेंट को भी बताता है कि कैसे एक्सेस करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है ड्रग रिकॉर्ड को, और उनको मतलब ऑब्जेक्टिव्स और हेल्थ पेशेंट को अगर किसी को जरूरत है कि मतलब बताने की जरूरत है वहां पे कि क्या चीजें क्या क्या चीजें हमको आइडेंटिफाई करनी है, क्या नहीं करनी है, वो सारी चीजें भी उस चीज को एक्नॉलेज करता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है उसका एसेस करते हैं, किस चीज को अप्रोप्रिएट ऑफ करंट मेडिकेशन क्या चीज है उसका वेरिफिकेशन करते हैं, जो भी मेडिसिन ऑर्डर दिया गया है कंसल्ट करते हैं डॉक्टर के साथ, और क्या करते हैं, डोजेस फॉर्म के मॉडिफिकेशन को भी एस्टिमेट कर देते हैं। उसके बाद एडवर्स रिएक्शन मॉनिटरिंग, इसमें क्या होता है कि मतलब कोई भी ड्रग आपको दिया गया तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई अनप्लीजेंट तो ऐसे बहुत माइन्यूट सा हो रहा हो, जनरली डॉक्टर्स नहीं, नर्स वगैरह नहीं ध्यान दे पा रही, वो सारी चीजें मॉनिटरिंग करना कि कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ना हो और उस चीज का इम्पैक्ट सही रहे। इसमें क्या होता है, आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचर और उसकी फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज की एनालाइज की जाती है। इसको क्या करते हैं, रिडक्शन की कोशिश की जाती है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के द्वारा कि आपका एडीआर ना हो। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, आपका पेशेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर होता है, डिस्क्रिप्शन रिक्वायर होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पेक्ट डिजीज वो रिक्वायर्ड होता है, या फिर इंफॉर्मेशन का रिपोर्टर। ठीक है, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है। ड्रग इंफॉर्मेशन एंड पॉइजनस इंफॉर्मेशन, ये इसमें क्या होता है कि ड्रग इंफॉर्मेशन की नॉलेज रखना कि कौन कौन सा एक रिटन फॉर्म में, यानी बुक्स में, जर्नल में या पीरियोडिकल्स में उस चीज को पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रखना और ट्रांसमिट करना बाय ओरल कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस से, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली या बायोलॉजिकली हेल्थ केयर साइंस के द्वारा, कि मतलब वो चीज को आपने जो इंफॉर्मेशन लिया है ड्रग इंफॉर्मेशन एंड पॉइजनस इंफॉर्मेशन को, वो आप आगे फॉरवर्ड करें इन अ रिटन और उसमें। ठीक है, कौन से सब्सटेंस का कोई भी डिजीज, कोई भी सब्सटेंस क्या होता है वो पॉइजनस इफेक्ट डाल सकता है, क्या इफेक्ट डाल सकता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब मेडिकेशन हिस्ट्री में आता है। मेडिकेशन हिस्ट्री में क्या होता है, इंटरव्यू किया जाता है पेशेंट के द्वारा, इसमें इवेलुएट करते हैं और इंटरव्यू करते हैं कि मतलब पहले कौन सी दवा चल चुकी है, कौन सी दवा से एडवर्स रिएक्शन होते हैं, कौन सी दवा से क्या कॉज हो सकता है, कोई अदर रिएक्शन कॉज होते हैं, ये सारी चीजें, ड्रग इंटरक्शन किस किस डिजीज से होता है, ये सारी चीजें हम इसमें ध्यान देते हैं और उस चीज को उस हिसाब से आगे मेडिकेशन को चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद पेशेंट काउंसलिंग में भी वही चीजें होती है। पेशेंट काउंसलिंग में क्या करते हैं, पेशेंट की काउंसिल करते हैं, उसको क्या दिक्कत है एक्चुअल में उसकी समझने की कोशिश करते हैं, एक समरी रिपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम पता करते हैं कि क्या क्या चीजें उस पेशेंट के साथ हो रही है, सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या मिले हैं उसको, या उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है उस डिजीज को लेके, ये सारी चीजें हम पूरी की पूरी चेक करते हैं। ठीक है, इवेल्युएट करते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। इसमें क्या होता है, हम डॉक्टर्स के साथ या फिर किसी और प्रोफेशनल्स के साथ में इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है
कि किसी भी लर्निंग रिसर्च वगैरह को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना, किसी भी ड्रग यूज का और ज्यादा उस चीज का इफेक्ट डालना कि मतलब वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए और वो चीजें ज्यादा सही से। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, इसमें क्या होता है कि इसमें मेजर करते हैं कि ड्रग कितना भी अमाउंट ड्रग जो कि आपके बॉडी में ऑप्टिमाइज एम किया जाए कि वो आपके ड्रग को ऑप्टिमाइज प्रॉपरली कर पाए, मतलब ड्रग ज्यादा तो नहीं हो पाए या कम नहीं हो पाए, ये सारी चीजें ड्रग के कहीं ना कहीं वो चीज इसमें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल केयर वगैरह देखते हैं इसमें कि फार्मास्यूटिकल केयर कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो इसको हम जनरली क्या कर सकते हैं, एक इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक तरीके का प्रैक्टिस है जो कि एक प्रैक्टिशनर करता है। वो एक ड्रग रिलेटेड जितने भी नीड होती है उसके लिए एक अकाउंटेबल होता है। मतलब फार्मास्यूटिकल केयर को उस अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें चिकित्सक रोगी की दवा संबंधित जरूरतों के लिए जवाबदेह होता है। मतलब जितने भी नीड है किसी भी किसी भी पेशेंट की, उसको पूरे उस चीज के लिए अकाउंटेबल होना कि मतलब उसको क्या डिजीज जो नीड थी वो दी गई है कि नहीं दी गई है, नहीं दी गई है तो क्यों नहीं दी गई, ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आपकी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है उसकी। ठीक है, फार्मासिस्ट केयर इज द फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूशन टू द केयर इंडिविजुअल टू द ऑर्डर ऑफ ऑप्टिमाइज मेडिसिन एंड इम्प्रूव द हेल्थ आउटकम। फार्मास्यूटिकल केयर दवाइयों के उपयोग को अनुकूलित करने और स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए व्यक्तियों की देखभाल में फार्मासिस्ट का योगदान। अब इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन अ ड्रग रिलेटेड प्रोग्राम पे कि अलग अलग क्या ड्रग रिलेटेड प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि अलग पेशेंट केयर देखा जाता है, मतलब फार्मास्यूटिकल केयर देखा जाता है। जैसे ड्रग की चॉइस कौन सी रखनी है, कब रखनी है, इसमें क्या होता है आपका मतलब कोई डिजीज है तो उस डिजीज स्पेसिफिक हम ड्रग दवा का कोशिश करेंगे। ठीक है, डोजिंग कैसे रखनी है, जो हाई डोजेस फॉर्म है या लो डोज है उनका कैसे क्या चीज इवेलुएट करना है, क्या क्या चीजें उस चीज में और ज्यादा ध्यान देनी है जिससे और ज्यादा दिक्कतें ना होने पाए। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में क्या हो रहा है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ तो उसका क्या हम ओवरकम करेंगे, कैसे करेंगे, क्या चीजें करेंगे। ड्रग इंटरेक्शन हो गया, उसमें भी हम चीजों को ध्यान देंगे कि क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, उस चीज को इफेक्ट को कैसे कम करें और क्या क्या चीजें कम करें, उस चीज पे काउंटर मेडिसिन कौन सी चलानी है। ड्रग यूज का करना है कि मतलब नॉर्मल ड्रग यूज नहीं कि आप बहुत ज्यादा ड्रग यूज कर रहे हैं, उस चीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो ड्रग यूज कैसे कर रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि मतलब ड्रग यूज कैसे हो रहा है, कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या आगे आउटकम आ रहा है, वो सारी चीजें। और ऐसा नार्कोटिक ड्रग वगैरह का यूज बहुत ज्यादा नहीं करना है। इस टॉपिक आपका है क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट यूज्ड इन इवैल्यूएशन ऑफ डिजीज स्टेट। ठीक है, ऐसे कोई टेस्ट जो कि आपके यूज किए जा रहे हैं इवैल्यूएशन के लिए किसी भी डिजीज की स्टेट के लिए। इसमें हम मेनली 6 डिजीज के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पहला आपका हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा रीनल फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, चौथा थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कार्डियक डिसऑर्डर से रिलेटेड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम मेनली जो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो लीवर से आते हैं और दूसरा हेमेटोलॉजिकल टेस्ट से आते हैं जो कि ब्लड का टेस्ट होता है। बाकी टेस्ट आते रहते हैं जाते रहते हैं, मतलब ये तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है कि ये सबसे ज्यादा टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले जो पैरामीटर होता है वो आपका होता है हेमोग्लोबिन वैल्यू। हेमोग्लोबिन लेवल कितना है बॉडी में, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मली आपने पढ़ा ही होगा, अभी ये सब नॉर्मल वैल्यू वगैरह पढ़ाऊंगा तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, हेमोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं कि कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आपका आरबीसी काउंट चेक करते हैं कि आरबीसी कितनी होनी चाहिए, मतलब ये नॉर्मल रेंज के बराबर ही या आसपास में ही होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा फिर तीसरा टेस्ट क्या आपका है हेमेटोक्रिट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं किस चीज का आरबीसी का पूरा ब्लड सैंपल को कि परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट इसमें। ऐसे कई सारे टेस्ट आपको जितने भी याद आ रहे हो, सीबीसी वगैरह हो गए, जितने भी ब्लड टेस्ट आपको याद आ रहे हो वो सारे लिख देना और उसके फंक्शंस क्या है, क्यों टेस्ट किया जा रहा है, इतना तो पता ही होगा। वो सारी चीजें आप लिख देना, आप फर्स्ट ईयर एचएपी में भी पढ़ा होगा आपने, तो वो सारी चीजें लिख देना। ठीक है, उसमें प्लेटलेट्स चेक करते हैं, प्लेटलेट्स में प्लेटलेट्स का काउंट चेक करते हैं, ब्लड शुगर चेक करते हैं, ब्लड में ब्लड यूरिक एसिड कितना है वो चेक करते हैं, क्लॉटिंग टाइम चेक करते हैं, कॉम्बोज यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं किस पे, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट में। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें इसमें मेनली हम चेक करते थे एएलपी और एसजीओटी और एसजीपीटी एंजाइम। ठीक है, जो कि आपके लीवर डिस्फंक्शन को मेजरली डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अब नॉर्मली अगर हम ध्यान दें तो सीरम बल्बुरिन। ठीक है, इसमें ब्रेक डाउन किसी भी प्रोडक्ट का कितना ज्यादा हो रहा है हेमोग्लोबिन बनने में, वो चीज उस चीज पे ध्यान देंगे इसमें कि कितना ज्यादा हो रहा है और वो चीज क्या हो रहा है। ठीक है,
उसके बाद सीरम प्लाज्मा यानी सीरम प्रोटीन कितना कितना बॉडी में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना मतलब नॉर्मल वैल्यू कितनी है उसकी बॉडी में कितना है, ये चीज भी काफी ज्यादा चीजें रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, अगर इस लेवल में डिक्रीज हो रहा है तो वो आपका हेमरेज, एडिमा, कोई बर्न वगैरह बहुत ज्यादा ऐसे जलन वगैरह बॉडी में वो ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद एल्कनाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, एएलपी जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसको भी चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, एंजाइम कितना प्रोड्यूस हो रहा है लीवर में, वो बोन्स में स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब कितना ज्यादा कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है उस चीज को। ठीक है, उस चीज को हम ये करते हैं। इस लेवल इसको चेक करने से क्या करते हैं, इसमें मतलब अगर इसका लेवल ज्यादा रहेगा तो वो रिकेट्स वगैरह को इंडिकेट करता है कि मतलब रिकेट्स वगैरह होने के चांसेस। उसके बाद एसजीओटो सीरम ग्लूटामिक ऑक्सलो एसिटिक ट्रांसमिनेज, ठीक है, जिसको एसजीओटी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या एक तरीके का एंजाइम, ये एंजाइम मेनली फाउंड होता है कहाँ पे, हार्ट और लीवर में। ये इसको एक्सेस करते हैं, हम चेक करते हैं क्या करने के लिए, इसकी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, इसको क्या होता है, अगर इस चीज का लेवल बढ़ चुका है तो क्या होगा, डिजीज होगी, जिससे क्या होगा आपका हेपेटोसेलुलर जो इंजरी होती है, मतलब जैसे हेपेटाइटिस हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो गया, अल्कोहलिक सिरोसिस हो गया, या फिर लीवर फैटी, ये सारी कंडीशंस इसकी वजह से हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं एसजीपीटी और एएलटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि आपके लिवर सेल्स में पाया जाता है, और ये लेसर एक्सटेंट तक आपके हार्ट में भी पाया जाता है, स्केलेटन मसल्स में भी पाया जाता है। इसको हम चेक करेंगे, अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या करेगा, ये सेल डैमेज को कॉज करता है, जिससे आपका एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकता है, या फिर एसजीपीटी भी ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें लिपिड प्रोफाइल भी चेक करते हैं, जिसमें आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कितना है, एलएडीएल मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कितना है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कितना है, और क्या बोलते हैं आपका ट्राइग्लिसराइड भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रीनल फंक्शन में आता है। रीनल फंक्शन में क्या होता है, इसमें यूरिन एनालिसिस करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पहले उसमें, जिसमें कलर, ऑर्डर, पीएच और डेंसिटी, ये सारी चीजें करते हैं। टर्बिडिटी कितनी है, ये केमिकल में क्या करते हैं कि जो ऐसे कंपाउंड्स जो कि आपके यूरिन में नहीं होने चाहिए, वो अगर प्रेजेंट है तो वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटीज को दिखाते हैं। जैसे आपका प्रोटीन हो गया, प्रोटीन होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए, और शुगर, अदर शुगर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कीटोन बॉडीज होनी चाहिए, बिल्बुरिन होनी चाहिए, और कुछ ब्लड तो नहीं आ रहा है, ब्लड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। एक आप ये चीज याद रखिएगा, ऐसे नेट पे देख लीजिएगा, नॉर्मल कितना होता है, सॉरी, नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन और एबनॉर्मल कंटेंट। ठीक है, तो नॉर्मल वाले को लिख दीजिएगा कि ये चीजें होनी चाहिए, उसके अलावा जितनी भी है वो नहीं होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं किसी डिजीज को रिप्रेजेंट कर रही है। बाकी थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट, इसमें क्या होता है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का चेक करते हैं कि कितना ज्यादा वो कहीं हाइपर एक्टिव मोड पे तो नहीं है, जिसकी वजह से आपको हाइपरथायराइडिज्म की डिजीज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद T3 जिसको ट्रायो आइडो थायोनिन टेस्ट जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, कॉमनली यूज किया जाता है, किसको, हाइपोथायराइडिज्म जो होती है उसकी सीवियरिटी और की है कि नहीं, इस चीज को यूज करने इस चीज को पता करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद T4 होता है, T3 होता है, इसमें T4 को थायरॉक्सिन टेस्ट बोलते हैं, T3 को और फ्री ट्राई आयोडो थायोनिन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सबके आप नॉर्मल रेंज याद कर लीजिएगा। नॉर्मल रेंज तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल रेंज आपको पता नहीं होगा तो आपको ये नहीं पता होगा कि कितने रेंज के बाद जाके वो उसको एबनॉर्मलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब कार्डियक से रिलेटेड इसमें सबसे पहले पल्स रेट चेक करेंगे, तो ये पता ही होगा आपको। ठीक है, पल्स रेट अगर सही है तो ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे। ब्लड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो वो हार्ट के लिए आपके लिए दिक्कत हो सकता है। फेरेटिन फॉस्फोकाइनेज अगर बहुत ज्यादा हार्ट बॉडी में बढ़ा हुआ है तो वो आपका कन्वल्सन वगैरह को फॉर्म कर सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक, हार्ट अटैक वगैरह पॉसिबिलिटी हो सकती है। लैक्टिक एसिड का डिहाइड्रोजनेज, लैक्टिक एसिड हार्ट डिहाइड्रोजनेज बहुत ज्यादा हो रहा है बॉडी में, वो चीज भी आपके लंग्स वगैरह में दिक्कत कर सकता है, जिससे आपके हार्ट की फंक्शनिंग रप्चर हो सकती है। फिर पल्मोनरी टेस्ट पे आते हैं। पल्मोनरी टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, स्पायरोनोमेट्री टेस्ट करते हैं, जिसमें आपका क्या करते हैं, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को देखते हैं कि लंग्स कितना कैपेबल है, कितना ज्यादा वो उसकी सांस को रोक सकता है, कितना वॉल्यूम वो चीज का है। ठीक है, इसमें आपका टाइडल वॉल्यूम वगैरह, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम चेक करते हैं। ठीक है, लंग्स डिफ्यूजन चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें चेक करते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी चेक करते हैं, वाइटल कैपेसिटी चेक करते हैं, जिसमें हम आपका जो वॉल्यूम एक्सेल करने के बाद कितना मैक्सिमम एक्सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपका लंग कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि प्राइमरी लंग वॉल्यूम चेक, पूरा का पूरा प्राइमरी लंग वॉल्यूम जांच लेते हैं कि पूरी लंग कैपेसिटी कितनी है, अगर आप कोई चीज इनहेल कर रहे हैं।
पोस्ट वाइटल कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम एक अमाउंट को फोर्स करते हैं कि मतलब और ज्यादा कितना ज्यादा वो बाहर निकल सकता है, ठीक है। उसके बाद एक फोर्स एक्सपीरेटरी मतलब फर्स्ट 30 सेकंड्स में एफबीसी टेस्ट करते हैं, जिसमें कितना अमाउंट हमने कोई भी एयर हमने बाहर निकाला, ठीक है। तो सांस की बात हो रही है, ठीक है। उसका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में दिया हुआ है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या चीज है, कैसे कैसे क्या है, ठीक है। क्या बैलेंस रखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के बारे में पढ़ा ही होगा आपने, वाटर कंपोनेंट वगैरह ये सब चीजें, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा टॉपिक। कौन सा आपका है, पॉइजनिंग, ठीक है। पॉइजनिंग क्या है, किसी ड्रग का या किसी का एडवर्स इफेक्ट जो कि आपके बॉडी में एक तरीके का पॉइजनस अमाउंट का एक्सपोजर दे, ठीक है। वो आपका किसी भी सब्सटेंस से हो सकता है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो या चाहे पर्पज से हो, ठीक है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा इफेक्ट आ रहा है जो कि पॉइजनस है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, वो चीज आपका पॉइजनिंग, वो प्रोसेस पूरा पॉइजनिंग होगा, ठीक है। The adverse effect on the human body caused by exposure to poisonous amount of any substance, whether by accident or by purpose, मतलब आप जानबूझ के किसी ने जहर दे दिया हो आपको या गंदा खिला दिया हो, या फिर मतलब किसी एक्सीडेंट से, मतलब आपने ऐਵੇਂ ही खा लिया, ठीक है, या फूड पॉइजनिंग वगैरह जिसको बोलते हैं, वो प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइजनिंग। पॉइजनिंग हुआ कैसे, क्योंकि कोई ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस आपके अंदर में पहुंचा जिसकी वजह से बॉडी को हार्म होने लगा, तो वो पॉइजनिंग का जो पॉइजन के बाद जो प्रोसेस होता है वो पूरा पॉइजनिंग कहलाता है, ठीक है। अब पॉइजन क्या होता है, पॉइजन ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि या तो आपने कंज्यूम किया हो, या मतलब या तो खाया हो, या तो एब्जॉर्ब किया हो, या तो बॉडी पे अप्लाई किया हो, या फिर किसी स्मॉल अमाउंट की मतलब बॉडी में खुद से क्रिएट हुआ हो, या उसको आपने सूंघा हो, ठीक है। ऐसी चीज जो कि आपका हार्मफुल इफेक्ट कॉज करे बाई केमिकल एक्टिविटी, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉइजन बोलेंगे। पॉइजन क्या कर सकता है, पॉइजन कॉज कर सकता है किसी भी तरीके की डैमेजिंग एंड डिस्ट्रक्टिव चेंजेस किसमें, आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म से, जिससे आपकी सेल्स क्या होती है, डैमेज होने लगती है, और आगे का बॉडी का क्या बोलते हैं, डिसरप्ट होता है, जिसकी वजह से कई बार आपकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है, इंजेस्टेड पॉइजनिंग, इनहेल्ड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, इंजेक्टेड पॉइजनिंग, इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग, हैवी मेटल पॉइजनिंग, नार्कोटिक ड्रग पॉइजनिंग, बार्बिट्रेट्स पॉइजनिंग, और ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इसको नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इंजेस्टेड मतलब कि आपने कुछ ऐसा खा लिया है, ठीक है। इनहेल्ड, इनहेल्ड का मतलब आपने कुछ सूंघा है, सांस से वो पॉइजनिंग हुई है। और उसके बाद फूड पॉइजनिंग आती है, मतलब आपने खाया, उस चीज का इफेक्ट अच्छा नहीं है, या फिर वो खाना बहुत पुराना था, फंगस था, ऐसा कुछ पॉइजन आपने इंजेक्ट कर लिया है, या इंजेक्ट हो गया है किसी चीज से, वो पॉइजनस इफेक्ट हो गया है। इंसेक्टिसाइड आप ने कोई चीज मतलब बॉडी के एक्सपोज हो गया है, मतलब ऐसे कई सारी चीजें हो सकती है जो कि आपके 9 यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि एज पर आप लाइक पॉइजन को बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब इंजेस्टेड में आते हैं, जिसमें क्या होता है कि अनइंटेंशनली और इंटेंशनली आपने बॉडी में कोई चीज ऐसे कंज्यूम कर लिया है जिसका एक आपका पॉइजनस इफेक्ट है, जो कि आपका एग्जांपल के लिए हो सकता है कोई केमिकल आपने खा लिया, फंगी कोई ले लिया, या बेरीज ले लिए, कोई भी चीज आपकी हो सकती है जो कि आपका इंजेस्टेड टॉक्सिन क्रिएट कर सकती है, ठीक है। जैसे फिनाइल वगैरह बहुत लोग पी लेते हैं ना, हार्पिक वगैरह पी लेते हैं, वो भी इसी का रीजन है, ठीक है। कॉज क्या करता है, मतलब कई बार बच्चे होता है कि गलती से उनके पास ऐसे कोई पॉइजनस लग जाती है जो बॉडी के अंदर में नहीं जानी चाहिए, वो खा लेते हैं, या फिर कोई पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड किसी भी फल वगैरह पे लगा हुआ है, आपने उसको खा लिया, लेड या कोई और मेटल आ गया, मरकरी आपने खा लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके आसपास आ गई, तो ऐसी कई सारी कंडीशंस होती हैं। अब ऐसा कुछ होगा तो फिर क्या होगा आपके साथ, आपके साथ फिर नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, फिर आप थोड़ा फेंट होने लगेंगे, मतलब बॉडी में अजीब सा चीजें होंगी, दर्द पेन वगैरह होगा, ठीक है। ऐसी कई सारी चीजें होंगी, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, एंटीडोट्स देते हैं, सेडेटिव देते हैं, वेंटिलेटर पे उसको लेटाते हैं ताकि उसको एक्सेसिव ऑक्सीजन दिया जा सके, एंटी एपिलेप्टिक भी देते हैं, और एक्टिवेटेड चारकोल भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे चारकोल से क्या होता है, जितने पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब ये ट्रीटमेंट याद रखिएगा, ट्रीटमेंट मोस्टली सभी में सेम ही और सेम नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ मैच कर जाएगा, ठीक है। इनहेल्ड में वही चीज आपने ब्रीथ कर लिया हो, मोनोऑक्साइड वगैरह, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने सब आपको बता दिया है, तो आप एक टाइप्स लिख लीजिएगा, और एक उसका 1 2 4 लाइन उसके बारे में लिख देंगे, तो आपकी कॉपी भी भर जाएगी और एग्जामिनर भी। और आपका है नार्कोटिक पॉइजनिंग, ठीक है। नार्कोटिक पॉइजनिंग में क्या होता है, आपने ओपीएम वगैरह ज्यादा ले लिया, या ओपीएम की कोई मेडिसिन आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी कॉज हो सकती है क्या, नार्कोटिक पॉइजनिंग, जिसका केमिकल मैनिफेस्टेशन क्या है कि मतलब एक तरीके का स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट आता है,
फिर स्टपर हो जाता है जो कि आपका कुछ थोड़े मिनट बाद होता है, आप एकदम ऐसे डिप्रेसिव सा एक्शन करने लगते हैं कि मतलब आपकी बॉडी में कोई जान ही नहीं बचा है, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद स्टेज ऑफ कोमा आ जाता है, जहां पे आप कोमा में चले जाते हैं और पूरी बॉडी आपकी डिप्रेस हो जाती है। कोमा मतलब पता ही होगा। ऐसे ही कई सारी कैनबिस पॉइजनिंग है और नार्कोटिक में, मतलब नार्कोटिक सब्सटेंस जितने भी है, अगर उसकी वजह से कोई पॉइजनिंग हुई है तो वो नार्कोटिक पॉइजनिंग में आएगा। फिर उसके बाद ऑर्गेनो फास्फोरस में आते हैं। इसमें क्या होता है आपका मेलाथेन हो गया, OMPA हो गया, ठीक है, TEPP हो गया जिसको टेट्रा एथाइल पायरोफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। ये आपके ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन है जो कि आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, किसी भी रूट से वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं और एक तरीके का पॉइजनस इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है मेनली, को आपको हेडेक स्टार्ट होता है, नॉजिया होने लगती है, वॉमिटिंग होने लगती है, चेस्ट में टाइटनेस आपको फील होने लगता है, ऐसे रेस्टलेसनेस की फील आती है, रिडक्शन हो जाता है आपके विजन वगैरह में, और बॉडी की मोस्टली इफेक्ट सारे इधर उधर गड़बड़ होने लगते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, स्वेटिंग आपकी ज्यादा होने लगती है, रेस्पिरेटरी मसल्स में पैरालिसिस होने लगती है, मतलब आप सांस सही से ले नहीं पाते। ये सारे प्रोसेस होते हैं आपका क्या करने के बाद, पॉइजन लेने के बाद में। अब उसके बाद आता है जनरल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अनएब्जॉर्ब पॉइजन को सबसे पहले बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कोई चीज पॉइजन ले लिया है, सपोज दैट आपने पॉइजन ही ले लिया है, जो फिनाइल पी लिया, ठीक है, तो अब जो एब्जॉर्ब हो गया उसको छोड़ के बाकी जो आपके बॉडी में ऐसा बचा हुआ है, जितना कंपोनेंट बचा हुआ है, कि जितने ml में वो चीज बचा हुआ उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। बाहर कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। वॉमिटिंग वगैरह हो गया, वॉमिटिंग पर आना सबसे फर्स्ट देखा जाता है। दूसरा, फिर कैनाल वगैरह डाल के उस चीज को निकाला जाता है। ऐसे कई सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे क्या होता है, पहले रिमूव करते हैं अनएब्जॉर्ब पॉइजन को, ठीक है, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब पॉइजन को एब्जॉर्ब पॉइजन को रिमूव करते हैं। जैसे आप चारकोल हमने दे दिया, चारकोल देने से क्या होता है, जितने पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं चारकोल उसको एब्जॉर्ब करता है और बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देते हैं, एंटीडोट देते हैं, ताकि जो नुकसान हुआ हो बॉडी को वो सही हो जाए और आगे कोई फर्दर इफेक्ट उस पॉइजनस जो भी थोड़ा बहुत रह गया है उससे ना हो, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब जो पॉइजन होता है उसको कैसे करते हैं, एमिटिक्स की वजह से करते हैं, गैस्ट्रिक लेवरेज करते हैं, ठीक है। इसमें वही एक तरीके का पाइप वगैरह डालते हैं, एक सॉल्यूशन डालते हैं, नॉर्मल सलाइन वाटर जिसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, और क्या करते हैं, गर्म वाटर में रख देते हैं और उस चीज को एक्सपोज कराते हैं बॉडी के साथ, ठीक है, स्टमक में डाल देते हैं। कुछ अलग तरीके के भी होते हैं, जैसे कोई पॉइजन आपके आंख या फिर स्किन वगैरह पे हो गया है तो उसको नॉर्मल वाटर से अगर धुल देंगे तो बाहर, मतलब बॉडी के बाहर में, तो ऐसे अगर धुल दिया तो भी निकल जाता है, ठीक है। बाकी जितना गया है वो तो नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई पॉइजन इनहेल कर लिया है तो उसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को नॉर्मल एयर में रख देते हैं, जिससे क्या होता है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन कराते हैं और बॉडी नॉर्मल कंडीशन में जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब बाहर निकलता भी है गैस, ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब, इसमें क्या करते हैं, वही चारकोल या मैनिटॉल या फ्यूरोसामाइड वगैरह देते हैं, जिससे बॉडी से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, जो बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो तेजी से वर्क करने लगता है, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन फास्ट होती है। एंटीटोड में क्या देते हैं, इसमें फिजियोलॉजिकल एंटीटोड देते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं पॉइजन इफेक्ट को। जैसे हमने क्या दे दिया, कैफीन यूज होता है आपके मॉर्फिन पॉइजनिंग में, ठीक है। बारबिचुएट पॉइजनिंग इसमें क्या यूज होता है, बेमीग्राइड यूज होता है, जो कि आपके बारबिचुएट पॉइजनिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल एंटीडोट देते हैं जो कि क्या करता है, हिंडर करता है पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को इन द बॉडी में, जिसके लिए कॉलिन, चारकोल वगैरह दी जाती है, जो कि चारकोल मैंने पहले ही डिस्कस किया। फिर अलग होता है आपका सिस्टमिक एंटीडोट्स भी होते हैं कुछ, जो यहाँ पे दिए हुए हैं अलग अलग, जो कि उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी के अंदर में, या फिर समटाइम्स ओरली भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, DIC, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसलिए हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है। बाकी एक बार पढ़ लेना सारे टॉपिक्स, एटलीस्ट आप ये चीज ट्राई करें कि जितने भी पॉइंट सिलेबस में लिखे हुए हैं आपको कम से कम उसके बारे में कुछ ना कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको नॉलेज हो कि वो है क्या एक्चुअल में। नहीं तो ऐसे पेपर में आ रहा है आपके, फिर पता लग रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि वो है क्या, तो फिर आप बना के भी लिखेंगे तो क्या लिखता है, एटलीस्ट वो चीज आप ट्राई कीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हम इस रिवीजन में बता ही रहे हैं, ठीक है। अब पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में आते हैं। पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर जो होता है, या फिर पॉइजन कंट्रोल जो सेंटर होता है, वो क्या एक तरीके का स्पेशलाइज्ड यूनिट होता है जो कि इंफॉर्मेशन देता है आपके पॉइजनिंग मैनेजमेंट या इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन किस चीज के लिए, अर्ली डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, और हैजार्डस मैनेजमेंट करने के लिए, किस चीज का, पॉइजनिंग का, ठीक है। ये सर्विस किसके द्वारा, जो कि वेल ट्रेंड आपका पॉइजन इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट होता है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, कि अगर किसी को पॉइजनिंग हो गई है तो उस पर कैसे उस चीज को टैकल करना है। अब इसी में आता है पॉइजन इंफॉर्मेशन सर्विस। पॉइजन इंफॉर्मेशन सर्विस जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है बाय एक पीरियोडिक असेसमेंट के द्वारा,
जो कि आपका पॉइजनिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होता है, जो कि नीड के जितना रिक्वायर हो उसी तरीके से उस चीज को आगे फर्दर ट्रांसफर किया जाता है। इसका क्या एम कि वही मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी जो कि आपके पॉइजन की वजह से हो रही है उस चीज को कम किया जाए और इम्प्रूव किया जाए हेल्थ और लाइफ इक्वालिटी ऑफ पेशेंट। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कम करता है, जो कि पॉइजनिंग वगैरह हो गई है तो उसकी वजह से जिसमें आपका पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जितने भी होते हैं वो प्रोवाइड की जाती है भाई एक्सेसिव हेल्थ केयर फैकल्टी जितनी भी होती है उनकी ज्यादा विजिट करा के। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या होती हैं। अब रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो क्या करना होता है, लीगल एंड एथिकल प्रिकॉशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप पहले से चीजों को बताते हैं, एक आपका लीगल जितना एक्सपेक्ट होता है किसी ने आपको पॉइजन वगैरह के उसमें क्या बोलते हैं केसेस में आप एक लीगल एस्पेक्ट से उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो होता है बहुत इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है, स्टेबिलिटी होती है और न्यूट्रलिटी होती है। ठीक है, ये जो क्या होता है कि ऑफिशियली ऑर्गेनाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और उसमें WHO का भी एक तरीके का इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बताते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ भी कंडक्ट कराते हैं ये लोग और जो भी इंफॉर्मेशन या क्वेरीज वगैरह होती है उनकी भी हैंडलिंग यही करते हैं। अब इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है इनका, ठीक है, PIC का, तो इनका इंफॉर्मेशन सोर्स है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स जो होता है वो जर्नल्स वगैरह होते हैं, स्कैनिंग सर्विसेज MEDO जिसको बोलते हैं। ठीक है, करंट अवेयरनेस क्लिनिकल टॉक्सोलॉजिकल सर्विस है जिसकी वजह से जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन निकाला जाता है। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में जितने भी रिसर्च होते हैं या फिर इंडियन जर्नल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी में जितने इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं या फिर इंडियन जर्नल ऑफ एनवायरमेंट एंड टॉक्सिकोलॉजी इसमें है। या फिर सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स जो होता है उनका पॉइजनोडेक्स होता है, हाइपरटेक्स होता है, टॉक्सोबेस होता है, इंटॉक्स होता है और टॉक्सिनोक्स होता है। ठीक है, ये कई सारे आपके अलग अलग सोर्सेज हैं जिसके द्वारा आपको पता चलता है कि क्या क्या चीजें है पॉइजनस और क्या क्या नहीं है। फिर हम आते हैं फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या है, ठीक है, इसमें दो चीज का आपका होता है। पहला आपका फार्माकॉन जिसके बारे में आपको पता ही होगा, ड्रग जो कि आपके फार्माकोग्नोसी ये सब जितने भी है फार्माकॉन लगा ही होता है। ठीक है, तो इसमें फार्माकॉन का मतलब ड्रग और विजिलेंस का मतलब टू कीप वॉच। फार्माकोविजिलेंस में मेनली आपको क्या करना होता है, द साइंस एंड एक्टिविटी कंसर्न विद द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ द एडवर्स रिएक्शन टू द मेडिसिन। जनरली फार्माकोविजिलेंस का काम क्या होता है, कोई भी ड्रग अगर आपकी मार्केटेड कर दी गई है या फिर मार्केट में वो चीज है या कोई भी खा रहा है, इनटेक कर रहा है और किसी और को दिया जा रहा है, तो उसमें जो लास्ट आपका कंज्यूमर है उस पे क्या बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा इफेक्ट आ रहा है, बुरा इफेक्ट आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, किसी तरीके का एडवर्स इफेक्ट कॉज हो रहा है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपका जो भी उस बारे में लिया जाता है वो आपका फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट काम करता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मतलब दवा खाने के बाद बॉडी क्या उस चीज का रिस्पॉन्स दिखा रही है उससे पूरा रिलेटेड किसका है, फार्माकोविजिलेंस का। ठीक है, ये जो साइंस और प्रोसेस जो मॉनिटर करता है वो सेफ्टी मेडिसिनल ड्रग और एक्शन लेता है उसके बेनिफिट और रिस्क कम करने के लिए। सपोज दैट कि मतलब फार्माकोविजिलेंस से आप मतलब वो प्रोसेस से पूरा हमने इकट्ठा किया, ठीक है, फिर हमें पता चला उससे एडवर्स इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, थोड़ा रिस्पॉन्स कम है या रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो हम उसको और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसे एक्शंस को लेने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो और रिस्क को कम करें। ठीक है, अब इसका एम क्या होगा, एम यही होगा कि पेशेंट केयर को कम करेंगे, मेडिकेशन को इंटरवेंशन उसमें करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे कि मेडिकेशन और बेहतर हो। जैसे आपको पता ही होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, उसका एम आपने लिख दिया कि क्या एजुकेशन को इनकरेज करना होता है। ठीक है, इवेलुएट करना एफिकेसी एंड रिस्क ऑफ मेडिसिन को या फिर किसी तरीके का एप्लीकेशन उस चीज को कन्वे करना इन अप्रोप्रिएट मैनर, अगर दवा दी जा रही है तो कैसे दी जा रही है, क्या मैनर है। अब फार्माकोविजिलेंस का स्कोप देख लेते हैं। स्कोप में क्या है, इसमें क्या होता है, हर्बल मेडिसिन होती है जो कि सेफ्टी और एफिकेसी, ये हर्बल मेडिसिन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो उसके लिए हर्बल मेडिसिन की जो नेशनल अथॉरिटीज हैं वो क्या करती हैं, हर्बल और मेडिसिनल जो प्लांट होता है वो मतलब उनके बारे में जब उनका चीजें उनकी इम्पैक्ट देती है दिखाती हैं तो उनमें वो चीज काफी ज्यादा रिसर्च किया जा रहा है कि क्या इम्पैक्ट आता है। जैसे आयुर्वेद वगैरह में इतने ज्यादा रिसर्च पहले हुए नहीं है, तो अब जब गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है तो जैसे आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उस चीज का क्या इम्पैक्ट आ रहा है बॉडी पे, ये सारी चीजें। जैसे आपका पतंजलि का केस काफी ज्यादा नया है, अगर इस बारे में आप देखेंगे तो हर्बल मेडिसिन में ये चीज होता है, तो उसमें भी फार्माकोविजिलेंस गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा था कि एक तरीके से सर्च किया जा रहा था, सर्वे किया जा रहा था कि ऐसा ऐसा दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत आ रही है, उस पर कंपनी क्या कर रही है, क्या पॉलिसीज अपना रही है, उसी के ऊपर गवर्नमेंट आगे स्टेप लेती है। ठीक है, फिर इन डिजीज कंट्रोल एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में, अब जैसे कोई डिजीज कंट्रोल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या चीज आ रही है,
ये सारी चीजें जानना कि मतलब क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या चीजें ओवरकम करना चाहिए, एक तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट का एनालिसिस कलेक्ट करना, एनालिसिस करना और उसको इंटरप्रेट करना कि क्या चीजें उसमें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद इको फार्माकोविजिलेंस, मतलब इको फार्माकोविजिलेंस इसमें क्या होता है कि एक तरीके का इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाने का, कि मतलब कोई ड्रग हम बना रहे हैं उससे कार्बन इमिशन ज्यादा तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ रहा हो, ये सारी चीजें भी हम कहीं ना कहीं उसकी ध्यान देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड बैंक आता है। अब ब्लड बैंक में भी रिलेटेड है, इसमें क्या होता है, इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कि कोई भी डोनर है जो ब्लड डोनेट कर रहा है, तो उससे क्या होता है उसकी हेल्थ सेफ्टी डेटा का भी पता चलता है कि हाँ इतने लोग, जैसे अब 100 लोगों ने ब्लड अगर दिया तो 100 लोग के ब्लड का डेटा गया, उसमें बताते हैं ना इन्फॉर्मेशन कि आपको कोई डिजीज तो नहीं है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट जाता है और वो एक स्कोप में काम करता है इसके। ठीक है, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन में भी यही चीज होता है कि उसमें भी जब वैक्सीन वगैरह आपको दे रहे होते हैं तो पता करते हैं ना कि आपको कौन सी बीमारी है, क्या है, फॉर्म फिल कराते हैं, ये सारा भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचता है। अब ओवरव्यू के बारे में वही है, हिस्ट्री वगैरह के बारे में दिया हुआ है कि मतलब ये स्टार्ट हुआ था 1848 में आपके जहां से स्टार्ट पहला माइलस्टोन रखा गया था, जो कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए किया गया था, जो हैना ग्रीनर नाम की लड़की थी, जो कि आपकी नॉर्थ इंग्लैंड की थी, जो कि डाइड मर गई थी किसमें, एनेस्थीसिया को इंजेक्ट कराने के बाद। ऐसे कई सारे केसेस हुए, उनके बाद होने के बाद फिर धीरे धीरे वो प्रमोट किया जाने लगा, बूस्टअप हुआ, और अब वो चीज काफी ज्यादा कॉमन हो गई है, जो कि इंडिया में अभी ज्यादा हो गया। इंडिया में सबसे पहले 1986 में आया था, जिसका फॉर्मल इंट्रोडक्शन कराया गया था, क्या करने के लिए, वही एडवर्स ड्रग रिएक्शन की क्या करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, कुछ गाइडलाइंस उसके लिए ड्रग कंट्रोल बोर्ड ने किए थे, उसको चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तब मेन पर्पस वही था कि डेटा जनरेट करना, क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, जितनी टाइप की रिपोर्टिंग, उसमें कुछ अलग अलग चीजें की गई थी। ठीक है, उसके बाद 1997 में क्या होता है, एक फिर से जो रिवीजन लिया जाता है और इसको उपासला सॉरी इसको क्या कर दिया जाता है, एक तरीके का डब्ल्यूएचओ के साथ में कोलैबोरेट करा दिया जाता है, और जिससे क्या होता है उसकी प्रोग्रेसिंग और चीजें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर 1 जनवरी 2005 में क्या 2005 में क्या होता है, डब्ल्यूएचओ स्पॉन्सर करता है और वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर करता है, फंड करता है किसको, नेशनल फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया को। ठीक है, जो क्या करता है आपके कंट्री के जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनको पूरा का पूरा सही से पूरे तरीके से एक्नॉलेज करता है। तो यहाँ पे वो चीज आपके दिया हुआ है कि कहाँ पे कब कौन सी चीजें हुई, पूरी हिस्ट्री और उसकी टाइमलाइन दी हुई है, तो आप एक बार देख लेना इसको। ठीक है, समझ लेना कि कब कहाँ पे क्या चीज हुई, 1948 से 2017 का डेटा रखा हुआ है यहाँ पे, तो आप एक बार उसको देख लेना। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट चैप्टर पे। आपके लास्ट चैप्टर क्या है आपका, मेडिकेशन एरर एंड ड्रग इंटरैक्शन। मेडिकेशन एरर क्या होता है, मेडिकेशन एरर वो होता है किसी भी, मतलब कोई भी दवा आपने जो ड्रग जैसे ली जानी थी, ठीक है, जिस मैनर में ली जानी थी वैसे आपने नहीं लिया है, उसके साथ में कई सारी आपने कोई भी छोटा सा, जैसे कोई ड्रग है, अगर आपने उसको, क्या होता है कि जैसे कोई ड्रग है, खाली पेट लेना है, ठीक है, आपने खाना खाने के बाद लिया, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक थोड़ा सा इफेक्ट में दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट में दिखेगा कि कम इफेक्ट दिखेगा, ज्यादा इफेक्ट दिखेगा, ऐसी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा एग्जांपल है ये, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, मेडिकेशन एरर का है। ठीक है, जैसे दवा लेनी थी, जैसे प्रिस्क्राइब किया गया था वैसे नहीं हुआ। ठीक है, किसी भी रोके जाने योग्य घटना जो दवा के अनुचित उपयोग रोगी को नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि इवेंट, मतलब ऐसा कोई इवेंट जिसको हम रोक सकते हैं, और वो क्या कर सकता है, एक कोई इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज या कोई हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, या फिर पेशेंट को कोई हार्म हो जिससे मेडिकेशन का क्या हुआ, कंट्रोल लॉस्ट हो जाए, ऑल्दो वो किसके मतलब किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के अंडर में ही दवा दी गई हो, लेकिन वो मेडिकेशन एरर हो गया, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मेडिकेशन एरर बोलेंगे। ठीक है, कॉज ऑफ मेडिकेशन एरर क्या होता है, कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मिल गया आपको, ठीक है, किसी ने बिना जाने हुए आपको एक्सपायर्ड प्रोडक्ट दे दिया, जिसका पूरा का पूरा मतलब पोटेंशियली खत्म हो गया है। ठीक है, उसके बाद इनकरेक्ट ड्यूरेशन, मतलब जिस पीरियड के टाइम में दिया जाना चाहिए, मतलब अगर आपको बोला किसी ने 2 टाइम खाना सुबह शाम, आपने 3 4 5 6 टाइम खाना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मेडिकेशन एरर होगा। बाकी मेडिकेशन बनाने के में भी, प्रिपरेशन में भी कई सारी दिक्कत आती है, जैसे कुछ ड्रग आती है उनको डाइल्यूट करके पीना होता है, तो वो ड्रग का आपने पता लग 50 ml अगर बनाना था, तो आपने क्या किया, 100 ml बना दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं एक मेडिकेशन एरर होता है। उसके बाद इनकरेक्ट स्ट्रेंथ, मतलब जितने स्ट्रेंथ में वो दवा दी जानी चाहिए या सिरिंज दी जानी चाहिए, वो उसका यूज नहीं हुआ। ठीक है, इनकरेक्ट रेट आपने बताया। ठीक है, जिस तरीके से मेडिकेशन, जिस तरीके से
इंट्रावेनस शॉट जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया, उससे कम दिया या ज्यादा दिया, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। इनकरेक्ट टाइमिंग, मतलब अब टाइमिंग का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है खासकर इंडिया में, कि हम इतने ज्यादा वो नहीं है कि एक टाइम पे अगर 6 बजे दवा खानी है तो 6 बजे हम खा रहे हैं, हम दवा को लेकर उतना सीरियस नहीं है। तो ये सब भी एक तरीके का मेडिकेशन एरर है। ऐसे कई सारे मेडिकेशन एरर होते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर क्या होता है? या तो आपका ये प्रिस्क्राइबिंग एरर, मतलब इसमें क्या होता है कि आपका फिजिशियन की तरफ से था, वहीं से मेडिकेशन एरर हो गया है, जिसमें क्या हो गया, कोई गलत डोज या डोज टाइप गलत आपकी चूज हो गई है, उसमें प्रिस्क्राइबिंग में हो सकता है। ये आपका किसी भी उससे हो सकता है कि मतलब उन्होंने अगर 3 टाइम खाने को बोला तो 2 टाइम आपने खा रहे हैं, या फिर अगर उन्होंने सिरप लिखा वो गलती से आपको टैबलेट मिल गया, तो ये सब भी इम्पैक्ट अलग से पड़ता है, ठीक है। ओमिशन एरर होता है, इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है उसको प्रिस्क्राइब डोज है उतना ना देना, ठीक है, मतलब उससे कम देना, इसमें भी एक तरीके का दिक्कत होता है। फिर इम्प्रॉपर डोजेस एरर होता है, इसमें क्या होता है, जब पेशेंट कोई रिसीव करता है डोज, या तो वो हायर या तो बहुत ज्यादा लोअर, तो जितना प्रिस्क्राइब किया गया उसमें, इसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर डोज एरर बोलते हैं। उसके बाद अनऑथराइज्ड ड्रग एरर, इसमें क्या होता है कि पेशेंट रिसीव करे कोई मेडिकेशन बिना किसी प्रिस्क्राइबर्स कंसेंट के, कि मतलब आप होता है ना कि ऐसे जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, भैया दर्द की दवा दे दो, तो मतलब अगर वो जरूरी नहीं कि वो फार्मासिस्ट हो, बहुत सारा ऐसा इंडिया में है, तो अगर वो फार्मासिस्ट नहीं है तो उसको उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो उससे भी एक मेडिकेशन आ सकता है कि आपको कोई भी दवा उठा के, ऐसे कई सारे टाइप्स दिए हुए हैं, अलग अलग कंडीशंस के ऊपर ये चीज अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेडिकेशन एरर, मतलब क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है कोई भी गलत दवा लेने का, और मतलब प्रिस्क्रिप्शन दवा में कोई स्किप करने का, वो भी इसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है कि आप और ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है। या फिर उसके बाद इनएडिक्वेट मेडिकेशन करते हैं, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन वगैरह में, तो क्या होता है उससे भी आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकती है। जैसे आपने कोई पहले की दवा नहीं ली, मतलब जो पहले दवा लेनी थी वो नहीं ली, आपने उसको स्किप करके फिर दूसरी बार ले ली। प्रिस्क्रिप्शन अगर आप लिखा रहे हैं, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं मल्टीपल मेडिकेशन के लिए लेके, तो वो भी एक तरीके की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ऐसे कई सारी चीजें होती है। अब स्ट्रेटजीज पे आते हैं, मिनिमाइज करने के लिए, मेडिकेशन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होना चाहिए। एक प्रिस्क्रिप्शन जो होना चाहिए वो एक ही मेडिकेशन के लिए लिखी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, साइन प्रिस्क्रिप्शन को साइन करने के अलावा उसका नाम पूरी तरीके से सर्कल होना चाहिए, जो कि प्री प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन पैड पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डोज और फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, चेक्ड होनी चाहिए। अगर कोई डाउट होती है कि मतलब अगर मेडिसिन सही से नहीं ली जा रही है, क्या दिक्कत हो रही है, कोई भी मेडिकेशन का एडवर्स इफेक्ट उसको कंसीडर किया जाना चाहिए कि एडवर्स इफेक्ट कभी भी किसी को भी हो सकता है। ड्रग का एब्रिविएशन नहीं यूज होना चाहिए, पूरी की पूरी ड्रग का नाम लिखा होना चाहिए, वो भी राइटिंग ऑर्डर में, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने पैरासिटामोल लिखना है तो पीसीएम लिख दिया, ऐसे नहीं होता, आपको पैरासिटामोल पूरा लिखना होता है, ठीक है। पेशेंट का एज और वेट मेंशन होना चाहिए हर एक प्रिस्क्रिप्शन में, जिसकी वजह से उसके अकॉर्डिंग दवा दी जा सके। पेशेंट का लीवर और रीनल फंक्शन भी चेक होना चाहिए, ताकि उसको पता चले डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी कैसे काम कर रही है, नॉर्मल काम कर रही है कि नहीं। एब्रिविएशन की जगह और फ्रीक्वेंसी रूट ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग यूज, जो आपके यूजेस हैं उसके, उसको काफी अच्छे से स्पेल आउट होने चाहिए, मतलब अच्छे से लिखा होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी जो होनी चाहिए वो अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, और मतलब ऐसे XXY नंबर ऑफ पिल यूज नहीं, मतलब उसको अच्छे से लिखना है कि कब तक खाना है, कितना खाना है, ये सारी चीजें अच्छे से लिखी होनी चाहिए। और जो पेशेंट जिस कंडीशन में ट्रीट करा रहा है वो कंडीशन उस चीज को लिखा होना चाहिए कि इस समय उसका स्टेटस। उसके बाद लासा होता है लुक अलाइक साउंड लाइक ड्रग, इसमें सबसे बड़ा मेजर कॉज होता है कि इसमें क्या होता है, ड्रग एक जैसी अगर दिखती है या एक जैसी सुनाई देती है तो उसमें बहुत सारे एरर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे मेन सोर्स ऑफ एरर है कि नेग्लिजेंस, आपने ध्यान नहीं दिया उतना ज्यादा। नेग्लिजेंस मतलब आप उस चीज को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इम्प्रॉपर डिस्पेंसिंग, मतलब डिस्पेंसिंग सही नहीं हुई, एक का ड्रग उठा के दूसरे के ड्रग में दे दिया, ये सारी कंडीशंस भी अलग अलग होती है। जैसे आपका सिस्प्लेस्टिन है तो कार्बोप्लास्टिन आपने दे दिया, इफेड्रिन की जगह पे इनफेरिन भी दे दिया आपने। ऐसे कई सारी ड्रग का अलग अलग डिजीज का अलग अलग हो जाता है, मतलब एक सिमिलर नाम दिखने वाले मतलब ड्रग आप दे देते हैं ना, मतलब जैसे होता है कि नाम के बीच में कंफ्यूजन हो गया, ये सारी दिक्कतें हो गई, ये सारी कई सारी अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है क्या, ड्रग इंटरैक्शन। अब ड्रग इंटरैक्शन क्या है, इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्टिविटी और प्रोड्यूस अ न्यू इफेक्ट ऑफ दैट इज नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन टर्म ऑन द ड्रग इंटरैक्शन, ठीक है। ऐसी स्थिति जिसमें कोई पदार्थ की गतिविधि को प्रभावित करता है या कोई नया प्रभाव उत्पन्न करता है जो अपने आप उत्पन्न नहीं होना चाहिए, दवा की पारस्परिक क्रिया नहीं है। मतलब ऐसी चीज, ऐसा ड्रग इंटरेक्शन उसको बोलते हैं जब आपने कोई दवा खाई, ठीक है, और ड्रग इफेक्ट, जो इफेक्ट उसको दिखाना चाहिए उसकी जगह पे कोई और इफेक्ट दिखा रहा है,
या जो इफेक्ट कोई और ड्रग का इफेक्ट था उसको वो दिक्कत कर रहा है, या फिर कोई अलग ही इफेक्ट दिखा रहा है। ये सारे इफेक्ट क्या होते हैं, आपके ड्रग इंटरेक्शन के कॉजेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ड्रग इंटरेक्शन यही होता है। अब ड्रग इंटरेक्शन किसकी वजह से हो सकता है, बिटवीन ड्रग्स हो सकता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत कॉमन है। और ड्रग इंटरेक्शन कभी कभी ड्रग और फूड के बीच में वो होता है, और ड्रग और हर्ब्स के बीच में होता है। फूड के बीच में जैसे आप बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन खाने के बाद में आपको दूध नहीं पीना चाहिए, जिससे मिल्क प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं आपके ड्रग को इफेक्ट करती हैं, जिसको जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म में क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है एंड एक्सक्रीशन का, वो क्या ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है ड्रग से, जो कि अल्टर कर देता है आपका प्रेसिपिटेशन की वजह से। मैंने बताया ना, उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। अब ये किसकी वजह से होता है, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, वो चीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपके डिस्ट्रीब्यूशन में आप कैसा अल्टर कर रहे हैं, वो भी, जो कि आपका सेम साइड पे अगर वो बाइंड हो रहा है तो उससे चांसेस है कि ड्रग इंटरेक्शन हो, ठीक है। मेटाबॉलिज्म रेट में कोई चेंजेस हो रहा है ड्रग खाने के बाद, उससे भी काफी ज्यादा, और एक्सक्रीशन में भी कोई अल्टरेशन हो रहा है उसकी वजह से। फार्माकोडायनामिक एक्सट्रैक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, एक तरीके का इंटरेक्शन होता है, जो कि एक्टिविटी में ऑब्जेक्ट किसी भी ड्रग साइट पे अल्टर कर दे और प्रेसिपिटेट कॉज कर दे। अब टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन में ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है, ड्रग फूड इंटरेक्शन होता है, ये मैंने बताई है। अब ड्रग ड्रग इंटरेक्शन किस में हो सकता है, ओपॉइड आपने लिया और अपने साथ में ले लिया फिनॉक्सी बेंजामाइन, ये क्या करेगा, अब पॉसिबल इफेक्ट क्या आएगा इसका, ये क्या करेगा, ओपॉइड ओपॉइड का इफेक्ट था एग्जैजरेट करेगा और एक तरीके का डिप्रेसर इफेक्ट उसको दे देगा, ठीक है। ऐसे ही सारी ड्रग दिखी हुई है, मतलब ड्रग के बीच में, मतलब आप दो ड्रग जो जिनमें अलग उनका काम होना चाहिए, उसका कोई तीसरा ही वर्क निकल के आ रहा है, वो क्या होता है, आपका ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है। जैसे डायरेटिक्स ड्रग में आप थायाजाइड खाया, फिर मेथाइल डोपा खाया आपने, तो क्या होगा, एंट्रा हाइपरटेंसिव ड्रग जो होगा वो बढ़ जाएगा थायाजाइड का, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका हाइपोटेंशन भी कॉज हो सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें होती है। अब जैसे कोई एंटी एसिड आपने खाया, एंटी एसिड के साथ में आपने एस्पिरिन खा लिया, जिससे क्या होगा, एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन ही कम हो जाएगा, तो एस्पिरिन तो अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे ही कई सारी अलग अलग चीजें होती है। फूड, ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे एल्पुरिनॉल खा लिया आपने, तो इसमें क्या होता है, लो प्रोटीन डाइट को अवॉइड करते हैं, या फिर लो फ्लूइड कंटेंट, क्योंकि इसको फ्लूइड ज्यादा चाहिए होता है, तो ऐसी चीजों को अवॉइड करते हैं जिसमें पहले से फ्लूइड कम हो। अब ये क्या होगा, लो फ्लूइड रहेगा तो उस चीज का, सिंपल सी बात है, तो वो क्या करेगा, जो कम प्रोटीन का जो फूड होगा उसको क्या करेगा, वो दवा का ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, क्योंकि ड्रग को तो चाहिए ना, मतलब उसको वाटर चाहिए, तो वो डिमांड करेगा। आपने पहले एक लो प्रोटीन खाया है तो उसी से दिक्कत हो जाती है, ठीक है। एंटी एसिड के टाइम पे क्या करते हैं, हाई प्रोटीन मील्स को अवॉइड करते हैं, मतलब आपको पहले से एसिडिटी हो रही है, फिर उसके बाद आप जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में हाई प्रोटीन खाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको और ज्यादा क्या बोलते हैं, एसिड सिक्रेशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा फूड फूड इंटरेक्शन वगैरह। तो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी खत्म होता है। मेनली आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि अच्छे से इसको पढ़िएगा, सारे टॉपिक्स एटलीस्ट आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दे दिए हैं, तो उस चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी कोई अगर क्वेरीज वगैरह होती हैं तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी हिंदी की जो समस्या थी वो मैंने कोशिश की है कि हिंदी आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। बाकी इंग्लिश वालों को तो ज्यादा दिक्कत हो नहीं रही होगी, बट हिंदी में हमने ध्यान देने की तो कोशिश की है। और आप भी कोशिश किया करें, जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो आप पॉज करके उसको देखा करें, उसको हिंदी का जो लिखा हुआ है उसको रीड करें, और थोड़ा इंग्लिश की तरफ बढ़े, क्योंकि आपको दवा वगैरह और डॉक्टर्स वगैरह से जो डील करना है तो इंग्लिश में ही करना है, तो कोशिश करें कि आप उधर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी उसके अलावा सारे टॉपिक्स एक ऐसे सुपरफिशियली भी देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। बाकी सारी आपकी सेकेंड ईयर की सिलेबस कवर हो चुके हैं, सारे चैप्टर्स आ चुके हैं, आप चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं।